एडिट भी कर दिया, अपने पास्ट स्टोरी सब कुछ शेयर कर दिए। कितना अच्छा वीकेंड और कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। तो चलिए सबसे पहले डीबीपी की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखिए ऑब्वियस बात है डीबीपी देख के बहुत से बिगिनर जो होते हैं ना, जिनको एमेच्योर कहा जाता है नौसिखिया, जो पहली-पहली बार चीज़ों को सीखते हैं, तो उनके दिमाग में एक छोटा-सा चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चों को लगता है कि क्वांट इतना आसान है कि आप एक बार किसी से सीख जाओ और उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन बनाने चालू हो जाए। इतना अगर आसान होता तो बच्चों आप लोगों का कभी क्वांट डर ही नहीं रहता ज़िंदगी में, ठीक है? क्योंकि क्वांट आप अपने लाइफ में पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। याद करो बचपन का दिन, जब आपके स्कूल में हमसे भी बेहतर टीचर, ये मैं मानने में कभी नहीं हिचकिचाऊँगा नहीं, हमसे भी बेटर-बेटर टीचर हाथ पकड़ के आपको मैथ्स इतना सिखाए हैं जिसके चलते आज हम आपको आगे लेने के लिए एबल हैं। तो वो जब क्वेश्चन करवाते थे तो याद है स्कूल में वो क्वेश्चन आपने किया भी था लेकिन रियल एग्जामिनेशन में याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां पे तो स्कूल में बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल से और एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद है कि यार ये क्वेश्चन मैंने किया था, ये क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन याद नहीं रहता। तो कॉन्सेप्ट याद रहना, कॉन्सेप्ट भूलना ये इनएविटेबल है, ये बचपन से चला आता है, मरते दम तक ये चीज चलेगा। बस उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं आप एक ही चीज के साथ, वो है प्रैक्टिस, वो है प्रैक्टिस। तो आपको अगर ये लग रहा है कि डीबीपी के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हो। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप गलत ट्रैक पे हो। इंस्टेंट आपको क्या करना है, सॉल्यूशन रेफर करना है। इंस्टेंट आपको क्या करना है, सॉल्यूशन रेफर करना है। और जहां पे कुछ सवाल है जैसे कि आप लोग बोलोगे सर सॉल्यूशन थोड़े बहुत गलत है, वो सॉल्यूशन जो गलत है वो आप मेरे तक लेके आ सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट गलत लगा, ठीक होगा सही आप पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे जो छोटे-छोटे चीजें हैं वो मैं आप लोगों का खत्म कर दूंगा। ये कब होगा, मैंने आपसे कहा था कि वेडनेसडे में आपका एक 2 आवर्स का क्लास लूंगा डाउट थियरी का, यानी आप एक वेडनेसडे 2 आवर्स का क्लास लूंगा डाउट थियरी का। और ये क्लास रहेगा आपका शाम के 4 बजे। मैं आपको पहले से बता देता हूं ये क्लास रहेगा आपके शाम के 4 बजे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये क्लास रहेगा, ठीक है? मैं पहले से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। 9 के क्लास में भी आपके साथ साथ अब मैं बस एक आध दिन अब ये मंथ एंड का लाइव में करूंगा, आपको पता है कल, तो एक साथ ही हम मार्च से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो तो ये वेडनेसडे आपका 2 आवर्स का डाउट थियरी सेशन रहेगा। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का क्लियर हो चुका है, ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है? यहाँ तक बात साफ, ठीक है सर, यहाँ तक बात साफ। डीपीपी के बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या हमें परसेंटेज के डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में मिलते हैं? तो मैं आपसे एक छोटा-सा चीज़ बोलना चाहता हूँ कि परसेंटेज के हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी मेंस में नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? मिलते हैं परसेंटेज के एप्लीकेशन टॉपिक्स, यानी कि जैसे कि बाकी जब मिक्सचर से मिलते हैं, आपके एवरेज बेस्ड सवाल मिलते हैं, आप लोगों के और भी तरह-तरह की चीजें मिलते हैं, जैसे कि आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेस्ड आते हैं, इलेक्शन डायरेक्टली नहीं आता मेंस में, फ्री में आ जाता है, ठीक है? इलेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें लगता है कि बहुत ऊपर है लेकिन इसका ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? वो बहुत ही नॉर्मल लेवल पे ट्रीट किया जाता है। हां, इसमें क्लब मेंस में आ जाएगा, क्लब मेंस में आ जाएगा, हां, क्लब मेंस में आ जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं मेंस की तो मैं पूरा का पूरा साइड कर देता हूं मैं सबको और सीधा अपना पूरा फोकस किस पे रखता हूं, पीओ मेंस पे। तो पीओ मेंस में हमें परसेंटेज के कुछ लॉजिकल एप्लीकेशंस चाहिए होंगे, हमें कुछ लॉजिकल एप्लीकेशंस चाहिए होंगे और वो लॉजिकल एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, काफी फ्रेश, काफी नए किस्म के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? और साथ ही साथ आप सभी का ढेर सारा प्यार के लिए शुक्रिया जो आप लोगों ने स्पोर्ट्स को लेकर रिव्यू किया है, सही में किया आपने दिल से, नहीं किया तो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो हैट आपने रेट किया, मैं सब लोग सबके पढ़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। यही चीज हमें मोटिवेट करते रहता है आगे अच्छे से अपने आप को डिलीवर करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? तो इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग हेल्प कर रहे होंगे। अब लेट नहीं करता, हम सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। हां, आज शाम के 4 बजे आपका क्लास है, ठीक है? आज शाम के 4 बजे आप लोगों का क्लास है, स्पेशल फ्री क्लास है, जहां पे टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, 5 मिनट ज्यादा कर लेंगे। अरे रिव्यू बहुत पहले कर दिया था। हैट कहां से, अरे मुझे भी नहीं पता वो कहां से होता है। चलो सर आई यूज सीरियल रिपोर्ट, अरे ये तो हैट और रिव्यू से भी ऊंचा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मिश्रा जी वो होता है, वो सबके साथ होता है, ठीक है? इसके लिए टेंशन ना लें, वो तो समय के साथ क्लास देखने से क्लास 4 बार देखने को भी आप मतलब आइडिया नहीं लगा पाओगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि इस क्लास को 10 बार देखने से ज्यादा बेनिफिट है कि नंबर क्वेश्चन ज्यादा करें, नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्लास को एक ही बार देखिए, क्लास दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। जो क्लास को 2 बार देख रहा है किसी में प्रॉब्लम लग रहा होगा, स्टूडेंट में प्रॉब्लम होगा। तो क्लास एक ही बार देखिएगा, दूसरा उसके पीडीएफ को ही प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास को 2-3 बार देख के आपसे अपना समय बर्बाद करिए, ठीक है? क्लास एक बार कीजिएगा। अब चलो मैं इस क्वेश्चन के पीछे का सीक्रेट आपको बताता हूं। हां, लास्ट चीज, क्या आज के क्लास से आप बेस्ट चीज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो? अगर आज के क्लास से बेस्ट चीज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूं पूरा शांति बनाइएगा और क्वेश्चन को बस एक बार पढ़िएगा कि ये सवाल किस और तक जा रहा है, ये सवाल क्या-क्या दे सकता है, ये सवाल किस कैटेगरी में है, किस टाइप में है, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, बस दिमाग में सोचिएगा और कुछ नहीं, पेन बिल्कुल मत लगाइए। अगर आप सही में इस क्लास से बेस्ट चीज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो सवाल आपने पढ़ा, सवाल में आपने पढ़ा क्या आउट ऑफ टोटल 96 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट और बोथ, क्या ये पहला लाइन क्लियर है कि जो टोटल 96 चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे फुटबॉल खेलते हैं, नहीं तो क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो बोथ खेलते हैं। मतलब अगर मैं प्लेइंग का तीनों का एक सेट बनाऊं, दोनों का एक सेट बनाऊं तो सारे लोग इस सेट के अंदर आ जाएंगे 96। पहला सेट क्लियर है? यस सर। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। उसने कहा कि जो आपके गर्ल्स है ना वो बॉयज से 60% है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्लास का टोटल कितना है? सर क्लास का टोटल 96 है। अगर हमारा गर्ल्स जो है वो बॉयज का 60%, 60% का मतलब 3/5, तो बॉयज अगर 5 पार्ट तो गर्ल्स हमारे 3 पार्ट। तुरंत आप मुझे 96 को 1 पार्ट में डिवाइड करके 1 पार्ट 12 के साथ 3 पार्ट 36 और 5 पार्ट 60 प्रोवाइड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कितना तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है? इतना हमने कर लिया कि लड़कियां हैं लड़के हैं। अब उसने कहा कि नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली फुटबॉल इज 50%। अब आपको पता चल चुका है कि फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, बोथ भी है, तो सेट आएगा। लेकिन सेट में यहाँ पे एक नया चीज, जैसे हाई लेवल पे थोड़ा तो जाएगा ना, यहाँ पे आपके पास बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे चीजों को, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं। हम 2 सेट बनाएंगे, हम 2 ही सेट बनाएंगे। ये वाला पहला वाला हम फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरा वाला हम क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाला हम बीच वाला बोथ को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसी साथ-साथ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो लाइन हमेशा क्या मार्जिन क्या डिफाइन करेगा कि ऊपर वाला हिस्सा मैं जो ले लूं वो बॉयज का ले लूंगा, मेल का, बॉयज का, और नीचे वाला गर्ल्स का। अब सर क्या होगा, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, ठीक है? जो बॉयज हैं जो खेलते हैं ओनली फुटबॉल, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि एक्चुअली में ओनली फुटबॉल का हिस्सा यही वाला ही तो है? लेकिन जब मैं पूरा डेडिकेटेडली ओनली बॉयज लगा देता हूं तो ये हिस्सा किसका आ जाता है? तो सर ओनली फुटबॉल का बॉयज ये वाला हिस्सा आ जाएगा। क्या ये चीज जो मैं बता रहा हूं किचन ब्रेन एंजल को ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे के सारे बचे हुए कॉन्सेप्ट में डिलीवर कर दूंगा। यही जो है ये 50% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ बॉयज 60 है तो उसका 50% कितना होता है? आधा, यानी कि 30 बॉयज होंगे जो केवल फुटबॉल खेल रहे होंगे। बात साफ, बात साफ।
टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग फुटबॉल इज 70%। फुटबॉल खेलने वाले लड़के लड़के मतलब ऊपर और फुटबॉल मतलब ये वाला ऊपर, ये टोटल है 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। 60 का 70% कितना होता है? 60 का 70% होता है 42। अगर पूरे ऊपर 42 बॉयज हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, जहां पे 30 बॉयज ओनली फुटबॉल की कैटेगरी में है, क्या आपने एक चीज पकड़ा कि बोथ क्रिकेट और फुटबॉल 42 - 30 12 खेल रहे होंगे खासा। उसने मुझे और सवाल में क्या पूछा? उसने मुझे पूछा द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली क्रिकेट इज 31.25%। क्या आपको एक चीज पता है क्या सर? 6.25%। ओके सर, ये 6.25% जब 4 बार गुना होता है, आप में से कितने लोगों को पता है कि 25 हो जाता है? हां सर, ये भी पता है। अगर इसमें मैं एक और बार 6.25 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा सर? आप जो चाहते हो 31.25 मिल जाएगा। मैंने कहा इन शॉर्ट क्या मैं 6.25 का 5 गुना फील कर पा रहा हूं कि ये 31.25 हो जाएगा सर? बिल्कुल। अगर 6.25 खुद 1/16 है तो उसका 5 गुना 31.25 5/16 है। और हां, अगर याद नहीं रखे थे तो आज याद रख लो। ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड परसेंटेज वैल्यू है। 31.25% इज इक्वल टू 5/16। और इस 5/16 का रोल क्या है? उसने कहा जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, क्या उसने लड़के और लड़कियों के बारे में बात की? नहीं। जो चिल्ड्रन आपके क्रिकेट खेलते हैं ओनली क्रिकेट, मतलब वो बात कर रहा है पूरे ये वाले हिस्से की। वो 31.25% है, यानी कि 5/16 इसका टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे 96 है तो उसका 5/16 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे? तो आप मुझे कहोगे 30। मतलब 30 बच्चे आपके टोटल इस साइड में क्रिकेट खेलने वाले हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। ठीक है सर? एंड a total of 20 children play football and cricket both। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे उसने कहा कि 20 चिल्ड्रन आपके फुटबॉल और क्रिकेट बोथ खेल रहे हैं। अगर 20 चिल्ड्रन क्रिकेट और फुटबॉल बोथ खेल रहे हैं, मतलब ये बोथ वाला हिस्सा 20 होना चाहिए। बोथ में बॉयज गर्ल्स हो जाएंगे तो गर्ल्स हो गए। अब उसने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल। सर ये क्या मजाक है? ये मैं कहां से लाऊं? मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, और कुछ नहीं है इसमें। कैसे बनेगा 30 हाँ हो जाएगा ना, वही है। कैसे सर? अगर अपन बॉयज की बात करें, सर बॉयज हमारे पास टोटल कितने हैं? 60। सर देखो 30 और 12 कितने बन चुके हैं? 42। तो बचे कितने हैं सर? 18। और सारे लड़कों को कुछ ना कुछ खेलना है, तो ये वाला आ गया 18। मेरे शाबाश सर। 30 जो आपके स्टूडेंट खेल रहे हैं क्रिकेट, उसमें से 18 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स हो जाएंगे। बात मेरा सही है। 12 और 8 अगर 20 आपके क्रिकेट मतलब क्रिकेट में आ रहे हैं तो बाकी ओनली फुटबॉल में कितना होगा सर? 36 लड़कियों में से 20 का हिसाब लगा लिया गया है, तो बाकी 16 की बात चल रही है। और वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आपके केवल फुटबॉल खेलने वाली गर्ल्स की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर सी 60। क्या उम्मीद करता हूं कि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप लोग आराम से डील कर सकते हो। बस आराम से पढ़ते जाना, आंसर निकालते जाना। अगला सवाल आपके सामने है। एक बार जो लोग रिपीट बोले, एक बार इसको क्वेश्चन को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है? क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर से देखिएगा। पेन नहीं चलाना है, क्वेश्चन पढ़ना है। बस टाइप सोचना है कि कौन सा कैटेगरी होगा, क्या अप्रोच हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। एलिगेशन रुद्रानी जी, एलिगेशन तो लगा सकते हैं डेफिनेटली, बट एलिगेशन मैंने पढ़ा नहीं ना, तो बिना एलिगेशन के ट्राई कीजिए। ठीक है? एक बार चलो D84 ऋतिक भाई बोल रहे हैं, ऋतिक भाई का D84 सही है या नहीं, स्टार्ट करते हैं। अब बात इज क्रिएटिंग अ न्यू सिग्नेचर ड्रिंक। हां, एक बार मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, प्लीज ड्रॉप योर पेन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं कोई भी क्वेश्चन आज रिपीट करने के मूड में नहीं हूं, बिकॉज़ आई हैव ब्रॉट 15 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल द कैटेगरीज, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑल द कैटेगरीज, आई कैन ओनली एक्सप्लेन वन। मैं सिर्फ एक ही बार एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक बार है जो कि क्रिएट करता है एक नया सिग्नेचर ड्रिंक बना रहा है वो। दे आर यूजिंग टू अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स इन द ड्रिंक, व्हिस्की एंड ब्रांडी। वो सिग्नेचर ड्रिंक में दो अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं, व्हिस्की और ब्रांडी। दे आर यूजिंग टू नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स इन द ड्रिंक और मैंगो जूस और स्ट्रॉबेरी जूस। मतलब व्हिस्की और ब्रांडी तो अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाएगा उसमें, और मैंगो जूस और स्ट्रॉबेरी जूस में कोई अल्कोहल नहीं है, नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स में मिलाया जाता है। द अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स कंटेन 80% अल्कोहल। जो अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे व्हिस्की की बात कीजिए, ब्रांडी की बात कीजिए, उसमें 80% अल्कोहल है। द नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स कंटेन नो अल्कोहल। ये पॉइंट इतना जरूरी नहीं था। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स, कितने लीटर्स का नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी एडेड टू 12 लीटर्स ऑफ अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स। कितना आपका नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स ऐड करना पड़ेगा 12 लीटर के अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स में, ताकि एक मिक्सचर जो प्रोड्यूस हो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% का अल्कोहल रहे। सबसे पहले जितने लोग एलिगेशन बोल रहे थे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि वो है बवाल चीज। एग्री करोगे? वो है बवाल चीज। कैसे? क्या आपने जो मिलाया वो एक अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट में मिलाया है? आपने जो भी चीज मिलाया क्या वो एक अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट में मिलाया है? हाँ, जो अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट होता है उसमें अल्कोहल कितने परसेंट का होता है? सर वो क्वेश्चन में लिखा था 80% का। मैंने कहा जो तुमने मिलाया इसमें वो क्या है? सर उसने कहा कि अल्कोहलिक 12 लीटर के अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट में कितने लीटर का नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट मिला दे, ताकि जो आपका मिक्सचर है उस मिक्सचर में अल्कोहल से 10% रहेगा। बस इतनी सी बात जल्दी से बताओ, बस इतनी सी बात। हाँ सर, बस एक सवाल का उत्तर मुझे बड़े प्यार से देना। क्या? जो नॉन ये वाला मैंने क्या लिखा है? अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट में अल्कोहल का परसेंटेज। ये मैंने क्या लिखा है? मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? नॉन अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट में अल्कोहल का परसेंटेज। भाई साहब उसमें अल्कोहल है ही नहीं, वो खुद बोल रहा है ओके सर तो 0 ले ले। मैंने कहा बिल्कुल सर, इसको मारा ये आ गया 70, इसको मारा ये आ गया 10। सर मैंने कहा हाँ सर, ये जो दोनों चीजें हैं ना वो 1:7 के रेशियो में मिलने से मतलब सर जो अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास ऑलरेडी कितने लीटर है? 12 लीटर। सर एक पार्ट अगर 12 लीटर उसमें हमें 7 पार्ट के नॉन अल्कोहलिक मिलाने होंगे। एक पार्ट 12 को 7 पार्ट कितना? तो तुमने कहा 7 पार्ट हो जाएगा 84। अब बहुत से लोग बोलेंगे रिपीट, और मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज़ ये आज का पढ़ना है ही नहीं। ये आज आपको पढ़ाया जाएगा ही, ये आपको फ्यूचर में वैल्यूएशन पढ़ाया जाएगा तब। मैं आज आपको जिस परसेंटेज की बात कर रहे हैं उस परसेंटेज से लेके जाना चाहता हूं। रेडी? ये मैं रिपीट कर सकता हूं अगर आप चाहो तो, लेकिन ध्यान देना एक एक बात है। सर मैंने कहा सर हमारे पास जो गिवन है वो गिवन 12 लीटर है। मैंने कहा बहुत सही। सर मैंने कहा इस गिवन 12 लीटर में खाली अल्कोहल नहीं। मैंने कहा तो अल्कोहल और पानी भी है। मैंने कहा कैसे पता? क्योंकि सर जो भी अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट होता है उसमें 100% नहीं 80% अल्कोहल रहता है। मैंने कहा तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना होगा? सर 4:1। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? 4:1। सर कैसे? मैंने कहा यार अल्कोहल अगर 80% तो वाटर आपका कितना? 20%। क्या यहां तक बात साफ है? या फिर वाटर बोलना भी गलत हो जाएगा क्योंकि जूस वगैरह वगैरह होता है ना, तो नॉन एन लिख दो। एग्री करोगे? एन लिख दो, मतलब अल्कोहल और नॉन अल्कोहल। वाटर लेना फिर कोई पूछेगा वाटर तो है ही नहीं, मैं क्यों पानी मिलाऊंगा, नहीं पीऊंगा, तो फिर ऐसे ऐसे चीजों के मेरे पास उत्तर नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जोड़ दिया कि सर ये 4:1। मैंने कहा ठीक है सर ठीक है, हो गया। आ जाओ। अगर मैं बात करूं
लो लो सर ये लिया मैंने कहा ये लिया सर इसमें हमें कितने लीटर्स का ऐड करना है मैंने कहा क्या नॉन अल्कोहलिक ताकि जो आपका ये है अल्कोहल का 10% बनता है मैंने कहा सुनो 10% अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हो ओके सर तो आप इस नॉन अल्कोहलिक पार्ट को 90% बनाना चाहते हो एग्री करोगे मतलब तुम फाइनली अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक के बीच का रेशियो क्या रखना चाहते हो सर आप 1 अनुपात रखना चाहते हो लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक मिला रहे हो उसके चलते अल्कोहल और जिंदगी में कोई बढ़ेगा नहीं ना अल्कोहल जो था उतना ही रहेगा अल्कोहल शुड बी कांस्टेंट और अगर अल्कोहल शुड बी कांस्टेंट तो यहां पे अगर 4 क्या इसको 4 बनाया जा सकता है हां मैंने कहा कैसे इस रेशियो में अगर 4 का गुणा कर दो तो सर ये 4 और ये 9 चौके 36 हो जाएगा 4 और ये 9 चौके 36 हो जाएगा मैंने कहा सुनो सब कुछ बैलेंस हो गया लेकिन तुम्हें नतीजा क्या मिला नतीजा तो इतना मिला कि मुझे नॉन अल्कोहलिक चीज 35 पार्ट का मिला मैंने कहा अगर मैं 35 पार्ट का वैल्यू दे दूं तो तुम खुश हां सर मैं खुश तो सर कैसे लगा जो स्टार्टिंग में 4 और 1 5 पार्ट का टोटल आपके पास मिक्सचर था वो कितने का था सर कहीं आप 12 लीटर की तो बात नहीं कर रहे हैं सही पकड़े हैं अगर 5 पार्ट आपके पास 12 लीटर है तो जो 35 पार्ट आपको जोड़ने हैं वो 35 कहीं 5 का 7 गुना तो नहीं अरे वाह सर जबरदस्त अगर ये 7 गुना है तो 12 7 ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 84 तो इसी दौरान जो आपको ऐड करना है नीड मेरे ये एंड क्या नॉट अल्कोहल वो हो जाएगा 84 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है आराम से मतलब ये हमारा मिथ है कि एलिगेशन बेस्ट है भाई साहब मुझे बताओ कि अगर कोई इस कॉन्सेप्ट से करेगा क्या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा सोचने में समझने में बात अलग है लॉजिकल अप्रोच दिमाग में ज्यादा आना चाहिए लेकिन भाई साहब मेहनत दोनों में कमी है ठीक है मेहनत दोनों में कमी है ठीक है आगे बढ़े चलो आगे बढ़े अब यही बात हम एलिगेशन में करेंगे चलो तो एलिगेशन में हमारा फोकस आज है ही नहीं ठीक है इसमें नहीं है ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से हेलो सर मैं आपको सर को मेरा एक मैरिज वाला फोटो में देखा ठीक है मुलाकात करेंगे जरूर से चलो आप मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए टॉपिक वाइज जब भी जाओगे आपको भूलने की तरह लगेगा ठीक है अंकुश लंबा सर ने पहली बार किसी और टीचर का नेम लिया एक्सेप्ट आशीष सर रीच मिलना अपने बैच को अरे सही में थैंक यू सो मच अरे मेहनत करते चलेंगे हम लोग आप भी और मैं भी ठीक है फीमेल एरर क्या हो गया फीमेल एरर एक कंपनी 40 एम्प्लॉयज आउट ऑफ व्हिच एम्प्लॉयज आर मेल एंड लिस्ट ऑफ फीमेल्स एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी जितना सैलरी ऑफर भाई साहब 8:30 बजे क्या सुबह के हैं इस सुबह के 8:30 बज रहे हैं क्या तुम्हारे चलो भाई साहब मैं जैसे मैं स्टूडेंट हूं वैसे ये तो होता है चलो पढ़े स्टार्ट करें सर आप स्टार्ट करो बी चलो देखते हैं अजय भाई का बी प्लीज भाई का बी स्टार्ट करें वन से स्टार्ट एक्सप्लेन काइंडली ड्रॉप योर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सवाल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सवाल क्या आपको पता है जितने लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं सर को सब पता है अरे इसको एलिगेशन में भी किया जा सकता है हां या ना इसको एलिगेशन में भी किया जा सकता है इसको रेशियो को बहुत से अप्रोच से किया जा सकता है बट आज हम फोकस करेंगे कि इस परसेंटेज की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको कैसे लगाना है मैंने ध्यान से देखा उसने कहा कंपनी में हमारे पास 40 एम्प्लॉइज हैं हमारे पास 40 एम्प्लॉइज हैं जिसमें से एक्स एम्प्लॉइज हमारे मेल हैं तो मेल एम्प्लॉइज हमारे पास एक्स है और रेस्ट होंगे आपके पास फीमेल ठीक है बात मान लेते हैं उसने कहा जो एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन अ कंपनी है वो 7250 का है सारे कंपनीज का जो एवरेज है वो 7250 का ध्यान से देखिए एक सैलरी जो एक फीमेल का है कंपनी का वो 75% है सैलरी एक मेल को जो मिलता है मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि एक मेल को अगर 4 पार्ट का सैलरी मिल रहा होगा तो एक फीमेल को 3 पार्ट का सैलरी मिल रहा होगा क्या ये बिल्कुल सत्य होगा 75% है फीमेल को मिलता है अपने मेल के हिसाब से तो ये रेशियो है मैंने 4 रुपए सैलरी लेके क्या करेगा क्या वो हां उससे अच्छा तो नौकरी ना करे तो ये बस रेशियो है ठीक है फाइंड द सैलरी ऑफ ऑल द फीमेल्स टुगेदर सारे फीमेल्स का आपको सैलरी बताना है इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंपनी 60% ऑफ द नंबर ऑफ मेल अब देखो 60% आते ही क्या आप सभी को ये पता चल गया कि एक्स का तो इस सवाल में कोई रोल था नहीं एक्स का तो इस सवाल में कोई रोल था नहीं क्या आप तुरंत ये कह सकते थे कि सर 60% मतलब 40 का 60% 24 फीमेल और मेल हो जाएंगे आपके ओ नो 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 सॉरी वही मैं बोलूं क्या आप कैसे 25 कैसे कह रहे हो जो फीमेल्स की संख्या है वो 60% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स है तो अगर मेल 5 पार्ट तो फीमेल 3 पार्ट 8 पार्ट 40 तो 1 पार्ट 5 तो 5 पार्ट ये कितना हो जाएगा 25 मेल और ये हो जाएगा 15 फीमेल यहां तक बात साफ है यहां तक बात साफ है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे के सारे कंपनी में जो जितने भी आपके फीमेल है उनका सैलरी बताओ अब देखो एक चीज मैं यहां पे पढ़ाना चाहता हूं वो क्या है कि आप 25 और 15 लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जो आंसर मिलेगा आप अगर 5 और 3 को भी लोगे तो आंसर नहीं आएगा सर कैसे मैं आपके सैलरी को पहले पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं सर पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं मतलब पहले ध्यान से देखिएगा सर क्या क्या ध्यान से देखो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि 20 होगा कौन सा वाला 20 होगा सही है तो सब कुछ हमारा कि हमारा फीमेल जो है फाइनल 75 नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंपनी 60% 60% 3 सही है सब कुछ सही है सब कुछ सही है 20 नहीं है कुछ सब कुछ सही है सब सही है ठीक है सर मैंने कहा मेल 20 कैसे है 25 होगा ना 20 और 15 तो 35 हो जाएगा टोटल 40 है ना ध्यान दो ठीक है सर तो सर आप करना क्या चाहते हो मैं ये करना चाहता हूं कि अगर मेरे 5 मेल है और उनका 4-4 करके सैलरी है तो 5 ओहो आप 20 ये वाला बोल रहे हो क्या रुक जाओ थोड़ा तो अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूं तो टोटल सैलरी सारे मेल्स का कितना है सर 5 चौके 20 और 3 फीमेल अगर उनका 3-3 करके सैलरी है तो जितने टोटल फीमेल्स है उनका सैलरी कितना 9 और टोटल सैलरी अगर मैं मेल फीमेल का मिला लूं तो ये कितने पार्ट्स का हो जाएगा सर ये 29 पार्ट्स का हो जाएगा मैंने कहा ठीक है और ये जो 29 पार्ट्स का टोटल सैलरी है क्या वो मुझे पता है नहीं हमें एवरेज पता है मैंने कहा ठीक है एवरेज में बता रहा हूं ये जो हमने 7250 का एवरेज निकाला है बस ये बताओ कि ये कितने लोगों का है सर ये हमारे पास टोटल अगर मैं बात करूं तो 40 लोगों का है मैंने कहा तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम्हारे पास 29 पार्ट्स का सैलरी है वो टोटल 40 लोगों का है 7250 के हिसाब से तो 7250 into 40 मत करो बस ऐसे कर दो इतना तक
रख दिया, हाँ सर, बट 5 + 3 8, 8 + 3 उसका तो अभी करेंगे कुछ, ठीक है? उसका अभी करेंगे कुछ। देखते हैं उस तरीके से होता ही है नहीं। आप लोग जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो तो ये 29 अगर मैं ऐसे तरीके से करूँ 250 29 अगर अपन करते हैं। एक बार इसका कैलकुलेशन करके दो ना मुझे। टोटल सैलरी हाँ, उतना भी हो जाएगा। बटे में 29 और इनटू का हमें किसका चाहिए? फीमेल का। एक बार करके देखो ना कितना आ रहा है पहले बताओ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। एक बार करके देखो। 250 बार आ जाएगा। ये कितना आ रहा है? 9311 भाई साहब क्या करके रहे हो? गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 29 90,000 है ऑप्शन में 90,000 हाँ है तो 90,000 तो है और गलत क्या है? सब कुछ तो सही है, सब कर क्या रहे हो? अब दिखाता हूँ आपको। आपके मेल नंबर 5 फीमेल 3 यहाँ तक बात साफ है? जल्दी बताओ यहाँ तक बात साफ है? सैलरी 4 3 यहाँ तक बात साफ है? टोटल सैलरी 20 9 यहाँ तक साफ है? दोनों का टोटल सैलरी मिलाने से 29 और मेल फीमेल का टोटल सैलरी मिलाने से कितना? सर ये तो 7250 है, ये पर हेड है। ये पर हेड है, हाँ या ना? लेकिन नियम अनुसार एक्चुअली में हेड कितने हैं? नियम अनुसार एक्चुअली में 40 हेड है और 40 के साथ जब गुणा करोगे तो यही टोटल सैलरी होना चाहिए। अगर 29 पार्ट्स का सैलरी इतना है तो आपको क्या पूछा था? फाइंड द सैलरी ऑफ ऑल द फीमेल्स। क्या ऑल द फीमेल्स का सैलरी यही है? भाई लोग जल्दी से बताओ। हां सर। तो 9 पार्ट हम कैसे निकालेंगे सर? 7250 into 40 by 29 into का 9। 29 में काटोगे तो ये कितना जा रहा है? 929 30 बहुत गलत है 250। अच्छा ये 250 है। 250 into 4 ये हो जाएगा 1000 और ये 10,000 और ये 9 90,000 हां। दैट्स इट। क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सबसे बेस्ट और फाइनेस्ट अप्रोच था। ठीक है? यही सबसे बेस्ट और फाइनेस्ट अप्रोच था। आगे बढ़ने में सारी की सारी छोटे-छोटे चीजें जो मिस किए ना वही सब वाइंड अप कर रहा हूं। हां पूछो संतु भाई पूछो। जिनको अगर ये पूछना नहीं आप पूछो पहले मैं बताऊंगा उसके बाद। संतु जी पूछो बिंदास। सर जब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो एक लाइन पढ़ते ही साथ साथ कहते हैं या पूरा ना साथ ही साथ स्टार्ट कर दो। बीच में अगर आप अप्रोच चेंज लेना चाहते हो करना चाहते हो तो कर सकते हो लेकिन स्टार्ट एक साथ करना। अगर आप स्टार्ट एक साथ नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फीमेल तो 3x है ना। अच्छा भाई साहब सुनो क्या आप लोगों को x दिख रहा है यहाँ? जितने लोग नो बोल रहे हैं ना तबाह हो गई है तुम्हारी तैयारी। अगर तुम्हें यहाँ पे भी x दिख रहा है तो हैट्स ऑफ केवल ब्रदर जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। कैसे? अरे भाई साहब यही तो है x, 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 यही तो है x। हाँ या ना? बस हम लिख नहीं रहे हैं। और इस ना x को ना लिखने के कारण आप इसको सोच रहे हो कि ट्रेडिशनल नहीं है। दिस इज ट्रेडिशनल। ठीक है? दिस इज ट्रेडिशनल। चलो। सर समझ गया दोबारा देखने पर। अरे चलो समझ बहुत सही। एलिगेशन से ये गंदा होगा क्यों? क्योंकि आपके जो उनके सैलरी थे वो 4 और 3 थे। एग्री करोगे? और जो नंबर था वो नंबर आपस में क्या था? नंबर जो था मुझे जितना याद है 3 और 5 है। तो आपको यहाँ पे एक-एक पार्ट एक को 8 पार्ट में ब्रेक करके 0.125 लेना होगा। फिर उसका 5 गुना करके माइनस करके ये बीच वाला वैल्यू लेना होगा। उसी को 7250 के साथ बराबर करना होगा। गंदी नहीं हो जाएगा क्योंकि अच्छा वैल्यूज नंबर फिगर्स अच्छा नहीं था। चलो। जो इस क्वेश्चन को कर लेगा नहीं नहीं करो वापस पढ़ो और देखो सोचो। कोई नहीं शिवानी जी थोड़े प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा यार। टेंशन ना लो। बस एंजॉय करो आज। नहीं यार जूही जी अगर वो पढ़ के आना होता ना तो मैं एलिगेशन से करवाता। लेकिन मैं एलिगेशन से नहीं करवा रहा हूँ ना तो एलिगेशन हम जल्दी से वहां जाए। बोलते हैं सब रेस में लग जाते हैं आंसर निकालने। हाँ अजय भाई ने तो कुछ भी आंसर निकाला है देखते हैं पक्का। जान खींच लेंगे अजय भाई अगर गलत हुआ तो। सब बोल दो एबीसीडी में कोई ना कोई तो होगा ही होगा क्या। बीच में लाने में धोखा लगा है। ध्यान से सुनेंगे। ड्रॉप योर पेन्स रिक्वेस्ट है। ड्रॉप योर पेन्स सुन रहे हैं सभी लोग। आर्यन एंड अनिल अपीयर फॉर a test. आर्यन और अनिल एक टेस्ट के लिए आए. For each correct answer is awarded 1 mark. 1 mark is awarded. समझ गए ना आप लोग? For each correct answer 1 mark दिया जाता है. For each wrong answer half mark is deducted. आधा mark deduct किया जाता है. Aryan answers some questions and gets 10% of his answers wrong. He secures a score of 85% which is 7 marks more than the pass mark. Anil also scores some questions and gets 20% of his wrong answers wrong. He gets a score of 70% which is 5 marks less than the pass mark. No marks are awarded or deducted for the unanswered questions. ये आप ही के लिए कुछ बच्चे बोलते हैं ना सब क्या होगा ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है जब वो बोलता नहीं कुछ भी तो वहां पे कुछ फाइंड टोटल टोटल मतलब सब आर्यन एंड अनिल चलो देखते हैं स्टार्ट करें हां सर स्टार्ट करें सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आर्यन ने कुछ क्वेश्चन किया और 10% के उसके आंसर गलत हो गए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आया होगा सर
सब बोल दो एबीसीडी में कोई ना कोई तो होगा ही होगा और क्या। बीच में लाइन में धोखा लगा है। ध्यान से सुनेंगे। ड्रॉप योर पेन्स, रिक्वेस्ट है। ड्रॉप योर पेन्स, सुन रहे हैं सभी लोग? आर्यन एंड अनिल अपीयर फॉर a टेस्ट। आर्यन और अनिल एक टेस्ट के लिए आए। फॉर ईच करेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड 1 मार्क। 1 मार्क इज अवॉर्डेड, समझ गए ना आप लोग? फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क दिया जाता है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर हाफ मार्क इज डिडक्टेड, आधा मार्क डिडक्ट किया जाता है। Aryan answers some questions and gets 10% of his answers wrong. He secures a score of 85%, which is 7 marks more than the pass mark. Anil also scores some questions and gets 20% of his wrong answers wrong. He gets a score of 70%, which is 5 marks less than the pass mark. No marks are awarded or deducted for the unanswered questions. ये आप ही के लिए, कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर क्या होगा? ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जब वो बोलता नहीं कुछ भी तो वहां पे कुछ भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाते। Find the total wrong answers marked by, find the total मतलब सब। Aryan and Anil, चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा आपसे पूछो, ये क्लर्क मेंस का है ना, ये पहले सॉल्व कर ले। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आर्यन ने कुछ क्वेश्चन किया और 10% के उसके आंसर गलत हो गए, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आया होगा? सर 10% मतलब उसने अगर 10 क्वेश्चन किया होगा तो उसका एक क्वेश्चन मतलब 10 पार्ट अगर किया होगा तो एक पार्ट गलत, यही यही आ रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आपको पता हुआ होगा कि जितने भी आंसर्स आप गलत करते हो उसके आधे मार्क डिडक्ट किए जाते हैं, तो आपका इसका स्टार्टिंग कहां से करना था? अगर उसने 20x के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते तो उसका 10% 2x क्वेश्चंस उसके गलत होते और जितने भी गलत होते उसका हाफ, बताओ, x मार्क्स उसके डिडक्ट किए जाते थे। और इसी के बाद उसका कितना मार्क आता है? सर इसका 85% आता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? उसने कितने क्वेश्चंस किए थे? 20x क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का अगर 1 मार्क तो उसको 20x मार्क मिलना चाहिए था अगर उसके सारे सटीक होते तो। लेकिन अगर उसने गलती 2x क्वेश्चन कर दिए तो ये 2x मार्क उसको कतई नहीं मिलने वाला। ऊपर से जो बचा हुआ 18x है उसमें से ये 2x का आधा यानी कि x मार्क और चला जाएगा। क्या आपने एक चीज फील किया कि अगर उसने सच में 20x क्वेश्चन से अपने सफर की शुरुआत की होगी तो उसका जो फाइनल मार्क होगा वो 17x होगा? सर नहीं समझ में आया और एक बार ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर मैंने कहा हां। सर ये जो एक दूसरा बंदा है ना अनिल, वो कुछ क्वेश्चन करता है और 20% के क्वेश्चन के आंसर उसके गलत हो जाते हैं। सर 20% से मेरे दिमाग में ये आया कि 5 में से एक क्वेश्चन गलत। लेकिन फिर मैंने देखा कि जितने भी क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे उसका आधा मार्क डिडक्ट होगा। तो डेसिमल, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंडेटरी है, मैंने कहा कि मैंडेटरी आप इसको 0.5 में नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे? बट अगर हम डेसिमल परसेंटेज चैप्टर से यही तो हम सीख रहे हैं फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन के लिए कि चीजों को स्मूथली लेंगे, यही तो इसका खेल है। तो सर मैं क्या करूंगा, इसके डबल से स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं ये सोचूंगा कि इसने 10y क्वेश्चन किए थे जिसके चलते उसका 20% कितना रहे 2y क्वेश्चन इसके गलत हो जाएंगे और जितने उसके गलत होंगे उसका हाफ यानी कि y मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। पहले तो उसको इतना मार्क मिलना चाहिए था बट ये जो गलत हो गया वो उसको नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलेगा लेकिन ऊपर से उसका आधा y मार्क उसके मार्क्स से डिडक्ट भी किया जाएगा नेगेटिव मार्क, तो उसके जो फाइनल मार्क्स आएंगे वो 7y आएंगे। मैंने कहा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हां सर पूछो। पहले वाले बंदे ने मैंने सुना है कि 85% स्कोर किया। हां सर ये 85% है। और दूसरे वाले बंदे ने मैंने सुना है कि वो 70% स्कोर करता है। हां सर 70% स्कोर करता है। अब आप इधर से कुछ भी कर सकते हो यार, रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने से फायदा है। हमें उसने क्या पूछा? फाइंड द टोटल रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय आर्यन एंड अनिल। ना अब आपको जाना पड़ेगा थोड़ा मेहनत है। सर क्या मेहनत? सुनो, इस बंदे ने जानते हो एक सवाल, अगर इस क्वेश्चन में पास मार्क उसने पूछा होता, अगर इसने पूछा होता तो ये क्वेश्चन का आंसर कितने समय में आना चाहिए पता है? अगर 30 सेकंड से ज्यादा आप ले रहे हो तो गलती आप नहीं करेंगे। हां या ना? एक बार पढ़ो ध्यान से बताओ कि अगर आपको इस सवाल में पास मार्क पूछा होता तो सवाल में कुछ नहीं है, कौन कितना करता है, कौन कितना गलत करता है, कौन कितने करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जिस बंदे का 85% है वो अगर 7 मार्क ज्यादा है पास मार्क से तो उसके मार्क से 7 हटा दो। जो बंदे 70% स्कोर कर रहा है वो बंदा अगर 5 मार्क कम है पास मार्क से तो उसमें 5 जोड़ दो और दोनों के दोनों पास मार्क हो जाएंगे। तो आपके सामने 15% 12 दिखा, मुझे तो दिखा और 15% 12 के साथ मैं 1% का वैल्यू आपसे पूछना चाहता हूं। सर 1% का वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। सर ये आ जाएगा आपके पास 4/5। किसी ने फील किया कि 1% का वैल्यू 4/5? क्योंकि यहां पे पास मार्क निकाल के मुझे फायदा नहीं है। आप जो पास मार्क निकालो मुझे उससे फायदा नहीं है। मुझे चाहिए कि बंदे ने कितने कितने आंसर्स आपके गलत किए हैं वो चाहिए। तो सर वो कैसे निकालूंगा मैं बताता हूं। अगर 1% 4/5 तो 85% कितना होगा? सर मैं बताता हूं ना आपको, 17 चौके 68। मैंने कहा x का वैल्यू कितना? 4। क्लियर क्लियर। सर अगर 1% 4/5 तो 70% हो जाएगा 14 चौके 56 और 7 यहां पे घटेगा तो y का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 8। अगर x का वैल्यू पूरा का पूरा 4 आ चुका है, y का वैल्यू पूरा का पूरा 8 हो चुका है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने कितने किए हैं? सर इसने 2x यानी कि 2 4 8 और इसने 2 y गलतियां की हैं। y का वैल्यू 8 रखते ही 16। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि कितने गलतियां किए हैं दोनों ने मिला के तो तुमने कहा 16 और 8 24। ऑप्शन नंबर ई। एक्चुअली में जब ये क्वेश्चन मैंने अभी फ्रेम किया था आपके लिए तो मैं यहाँ पे डिफरेंस डालना चाहता था, मैं भूल गया। शायद हिंदी में क्या है देखो, आर्यन और अनिल द्वारा चिन्हित कुल में कुल हो गया है, लेकिन मैं डिफरेंस डालना चाहता था जिससे कि 16 और 8 के बीच का क्या आपके पास 8 निकल के आता। तो ऑप्शन उसी हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो गया वो हो गया आपके पास 24। सर पास मार्क तो काम आया, पास मार्क मतलब पास मार्क का रास्ता काम आया, एग्जैक्ट पास मार्क काम आया क्या? जो आपका 4 फिफ्थ अगर मैं कर देता तो 5 में काटोगे 17 17 चौके 68 माइनस 7 61 का कोई रोल आया क्या? पास परसेंटेज क्यों नहीं निकाला? पास परसेंटेज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? पास परसेंटेज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, एक एग्जाम है जिसमें पास होने के लिए 50% चाहिए। बात समझ में आ गया सभी को? एक स्टूडेंट जो है वो उस पास मार्क से 4 मार्क्स कम रख रहा है। सेकंड पॉइंट क्लियर है? अरे सेकंड पॉइंट क्लियर है?
और वही स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट से 8 मार्क्स ज्यादा ला रहा है। अगर ये दूसरा स्टूडेंट 30 मार्क लाया है, तो ये स्टूडेंट कितना लाया है? अरे कमेंट करो, सही सोच रहे हो, वही है आंसर। हाँ, वही है 38। खाली तो मैं जाऊंगा पास के पास और क्या? सर ने बताया है पास मार्क के पास जाना है और पास परसेंटेज हो। समझ गए मेरे पॉइंट को? जब जरूरत नहीं है तो नहीं है। मुझे बोला गया ये स्टूडेंट 50% पास मार्क से 4 कम रखा, तो क्या मैं 50% निकालना अनिवार्य है? नो। वही एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से 8 मार्क ज्यादा भी तो रखा है और दूसरा स्टूडेंट अगर 30 रखा है तो उससे 8 ज्यादा या 30 रखेगा, तो हर बार इसका इस्तेमाल करूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वही चीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जो हमें चाहिए था हमने वो समेट लिया, जो नहीं चाहिए तो नहीं किया। ठीक है, वो जो देखे हो ना, वो जो बसी वाला सीन, सर उसको हॉस्टल में किसी को 3 पिन प्लग की जरूरत थी, ठीक है? हाँ, वाटर कूलर में तो खाली 3 पिन प्लग ही होता है ना, उसे बचा बचा फेंक दिया, उसी टाइप का। उसने 3 पिन प्लग चलाया, बचा बचा फेंक दिया। जब पढ़ा तो सब इजी लगता है, जब खुद से करने की कोशिश करते अरे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मतलब सर लास्ट पार्ट थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, जिस तक हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ उसका पहले स्टार्ट करो। हाँ भाई लोग, ये सवाल मैंने आपको कितने बार करवाया है? 100 बार करवाया है और जिंदगी में मट्टे दम तक करवाऊंगा। हाँ या ना? जिंदगी में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो जरूरी है आपको जानना। इस कॉन्सेप्ट के बिना आप ना बहुत से डाउट मेरे को इसी सवाल के ऊपर लेके चले आएंगे, मुझे पता है, लेकिन ये बताते ही आपका भी वो जो डाउट्स आने वाला था इससे गाड़ी नहीं आएगा। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत प्यारा चीज है और बहुत ज्यादा लगेगा। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, हालांकि मैं इसके बारे में रेशियो में डिटेल में चर्चा करूंगा रीजंस के साथ, बहुत ट्रेडिशनल प्रूफ के साथ, लेकिन आज मैं इसके ऊपर बस हल्का सा चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे। एबीसीडी मिलके एक फ्लैट परचेज करते हैं 72 लाख का, जिसमें बीसीडी का कंट्रीब्यूशन जो है, ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, नहीं करता? अरे बताओ, गर्मियों का मौसम आ गया भाई, आ गया, आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का। वो आ रहा है अभी आजकल डरमी कूल, या नहीं वो बंद हो गया? आ रहा है? अरे बताओ, नहीं आ रहा ना? पहले आता था, नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो नहीं आ रहा है। चलो चलो सर, एबीसीडी ने मिलके फ्लैट परचेज किया 72 लाख में। मैंने कहा ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन बीसीडी का मिलके 300% है ए का। क्या उसने ज्यादा या कम की बात की? नो, उसने डायरेक्ट कहा कि बीसीडी का जो कंबाइंड जो कंट्रीब्यूशन है वो ए के कंट्रीब्यूशन का 300% है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, 300% का मम्मी को कैसे समझाते हैं? 3 गुना, मतलब ए का कंट्रीब्यूशन अगर 1 पार्ट तो बीसीडी का कंट्रीब्यूशन 3 पार्ट। क्या यहां तक किचन एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हां सर। जो एसीडी का कंट्रीब्यूशन है, एसीडी का जो कंट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनना, वो 500%, ज्यादा बात की नहीं, डायरेक्ट 500%। किसका? बी का। 500% मतलब 5 गुना, तो मतलब बी का अगर 1 तो इन तीनों का कितना? 5। और जो कंट्रीब्यूशन सी का है वो आपका 20, गलत मत करना, वही 28.57% है। किसका? ए बी डी का। मतलब अभी कंपैरिजन भाई लोग उसने ए बी डी के साथ किया है। सर 28.56% 2/7 होता है। मैंने कहा अगर ए बी डी 7 होंगे, मैंने कहा ओके, तो डी आप सी आपका 2 होगा। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? खूबसूरत तरीके से खूबसूरत। लेकिन इस पूरे खूबसूरत जर्नी में जो सबसे बदसूरत चीज निकल के आया वो क्या है पता है? क्या इस लाइन में ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, हर लाइन में ए बी सी डी। लेकिन पहले लाइन में बी सी डी इंडिविजुअली कितना नहीं पता, लेकिन ए बी सी डी का सम अगर मैं पूछता तो कितना बताते? 4 बताते ना। अगर मैं पहले लाइन में ए बी सी डी का टोटल पूछता तो आप ये 3 + 1 4 बताते। दूसरे लाइन में अगर मैं पूछता तो आपको पता नहीं कि ए का इंडिविजुअल, सी का इंडिविजुअल, डी का, लेकिन ए सी डी 5 और बी 1, तो ए बी सी डी मिलके 6 और यहां पे ए बी सी डी मिलके 9। यहां तक बात ऐसा तो होना चाहिए, ये बात सुनिए, मुझे पसंद है। ए बी सी डी का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? 4 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? मेरे ख्याल से 36 होता है, या कुछ कम, 36 कितना? इनका एलसीएम 36। सर ये 36 एलसीएम से आप क्या करना चाहते हो? मैं इन सबको 36 बनाने की कोशिश करूंगा। सर 4 में 9 का गुणा कर दो ना 36 आ जाएगा, 6 में 6 का गुणा कर दो ना 36 आ जाएगा, 9 में 4 का गुणा कर दो ना 36 आ जाएगा। मैंने कहा लेकिन इस 4 में 9 का गुणा मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पूरे ऊपर वाले रेशियो जहां से ये 4 आया है 3 और 1, इन सबको 9 से गुणा कर रहा हूं। क्या आप एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? इसमें 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 27। इसमें 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। सर फायदा क्या है? 27 + 9 36। सर वो तो दिखा, लेकिन फायदा सेकंड वाले रेशियो में 6 का मल्टीप्लिकेशन 5 * 6 30, 1 * 6 6। बेनिफिट चाहिए 30 + 6 अगेन 36। ओके सर, आप सम बराबर कर रहे हो। जैसे 9 चौके 36 हो गया, आपने इस रेशियो में 4 का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 8, 2 में 4 का मल्टीप्लिकेशन ये 8, 28 और 1 36। यही बोलना चाहते हो ना? बिल्कुल सही है सर। इससे आपको क्या मिलेगा? मैंने कहा मिल चुका है और मिलेगा, मिल चुका है। सर क्या जो स्टैंड अलोन है ना, अकेले अकेले ए बी सी उनके वैल्यूज ऐसे ही लिख लो। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो 1 1 2 में कम के साथ जो बनाया गया है वो लिखो। सर 9 6 8, 9 6 और 8। अगर एबीसी का वैल्यू मुझे मिल चुका है 9 6 8, तो 9 6 15 8 कितना होता है? सर आपके पास 15 8 हो जाता है, आपके पास 23। मैंने कहा टोटल सबको मिलाने से तो 36 होना चाहिए था, तो जो डी बचा है वो कितना ले रहा होगा? सर 36 में से 23 हटा दो तो बाकी 13 डी का होगा क्या? मैंने कहा सही कर रहे हैं। और अगर डी का 13 आ चुका है, इसके पास इतना, इसके पास इतना, तो सबका टुगेदर जो 36 पार्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना था? सर वो 72 लाख था। मैंने कहा अगर 36 72 लाख है तो एक एक पार्ट 2 लाख का होगा, और उसमें से अगर उसने कंट्रीब्यूशन डी का पूछा तो डी हमारा 13 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है, तो 13 * 2 ये कितना हो जाएगा? आपके पास 26 लाख। ऑप्शन नंबर बी। तो ये मस्ट नो कांसेप्ट में जाता है। एक और ऑप्शन रखना चाहिए था ना, अरे ये तो 2 से गुणा था, मतलब उसी टाइम पे भी आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट था जो आज तक मुझे पहुंचाना था। ये सिर्फ यही नहीं, पार्टनरशिप में और टाइम मैनेजमेंट में डायरेक्ट पेपर में मिलता है। आपको पता है जैसे कि वो बोल देता है क्या कि द एस इन्वेस्टमेंट
A's and B's combined investment is 28.56% of C's investment. B and C's total together investment is इतना of ये. वहाँ पे भी आपको बैलेंस करके उनके कैपिटल का यूनिफॉर्म रेशियो निकालना होता है और आगे चलना होता है. And same thing happens in Time 1 also. कि the combined efficiency of A and B is इतना % of C. वो जब आएगा बताएंगे. अगला सवाल. छोटा सा सवाल. अक्सर तो हम लोग ये दुनिया में जीते हैं जहाँ पे 3 लाइन का सवाल कभी मेंस का हो ही नहीं सकता. 3 लाइन का सवाल वो तो पी में ही रहते हैं. सर्कल अल्फा बैंकर के YouTube चैनल पे आपका वीडियो देखा चला जाएगा. अरे चलो बहुत बढ़िया. वो देखा, वो नहीं देखा. अब्बा हारमोनियम खाते थे. अबे साले माफ करना गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूं. देखा? चलो. हारमोनियम में देखा रॉन्ग टर्न. अरे कुछ ज्यादा नहीं देख लिया मुकुल भाई. चलो. एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कौशिक मोहंती, ठीक है? आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है? और इतना गारंटी है शायद आप किसी दूसरे एजुकेटर को फ्यूचर में कभी मतलब इंटरैक्ट करोगे या नहीं करोगे, बट मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहोगे क्योंकि मैंने जिंदगी में जो आगे प्लान किया ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है? सही में कसम से बोल रहा हूं, ठीक है? तो मैं तो रहने वाला हूं आपकी जिंदगी में हमेशा. आपके सिलेक्शन के बाद भी इतना गारंटी है मेरा, ठीक है? चलो. ये तो अभी मैं बस मतलब एजुकेशन कैरियर खत्म करूं उसके बाद सब कुछ बताता हूं आपको, फिर आप तो देखना ना, ठीक है? चलो. सर की शादी में जाएंगे सर. अरे भाई साहब चलो स्टार्ट करें. आंसर यहां पे बच्चे दे रहे हैं. A student took 6 papers in an examination. एक स्टूडेंट ने 6 पेपर दिया एग्जामिनेशन. ठीक है सर. The maximum marks for each paper are the same. जो मैक्सिमम मार्क्स है पेपर का वो सेम है. The ratio of his marks in these papers are इतना. मतलब उसने जो मार्क्स स्कोर किया 6 सब्जेक्ट है ना वो इस रेशियो में है. देखो अप्रोच देखो. सर एक बैंक खोल दो. चलो. If his overall percentage is 31%, अगर ओवरऑल उसने 31% स्कोर किया है, in how many papers did he get more than 30% of the maximum marks for each paper? Then कितने पेपर में उसने 30% से ज्यादा स्कोर किया है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. पूछो. अगर मैं कहूं कि उसने कितने पार्ट्स के मार्क्स स्कोर किए तो आप मुझे क्या कहोगे सर? 8 8 5 13. सबसे बेहतर तरीका. इससे बेहतर तरीका आपको कभी नहीं मिलेगा. 8 5 13 13 6 19 19 तो 21 21 दिन 24 24 7 31. उसने सर 31 पार्ट स्कोर किया. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. मैंने सुना है उसने 31% स्कोर किया है. हां सर उसने 31% स्कोर किया है. बट सुनो मेरी बात ध्यान से. ये जो 31% है वो एग्रीगेट ओवरऑल है. आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब सारे पेपर्स की बात कर रहा हूं. अब उसके हिसाब से उसने सारे पेपर में मिला के 31% स्कोर किया है और मेरे हिसाब से मैंने टोटल मिला के 31 स्कोर किया है. क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं 31% अगर 31 पार्ट्स है तो इसका एक मतलब निकल के आ रहा है कि मेरा अगर टोटल मार्क्स 100 का होगा तो मैंने टोटल स्कोर 31 का किया है. कितने लोग इससे एग्री करोगे? बस इतना बता दो कि मेरा जो 31% का टोटल मार्क्स है वो 31 मार्क्स है. मतलब अगर सारे पेपर का, क्योंकि ये जो 31 है वो मेरा सारे पेपर का स्कोर है ना, ये मेरा जो 31 में सारे पेपर का स्कोर है ना, तो ये सारे पेपर का टोटल मार्क्स 100 है तो ही जाके मैं 31 स्कोर करूंगा, तभी जाके मेरा एग्रीगेट 31% आएगा. अगर सारे पेपर 100 मार्क्स के मिला के और हर एक पेपर बराबर होता है, ऐसे अगर 6 पेपर है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ईच पेपर कितने मार्क्स का है तो आप मुझे क्या कहोगे? गंदा गंदा नहीं अच्छा है. कैसे? अगर हर एक पेपर 100/6 है, आपको हर एक पेपर में कितना स्कोर करना था? सर हमें हर एक पेपर में 30% स्कोर करना था. इसका 30% कितना होता है सर? 3/10. सर मैंने निकाला. तो मुझे हर एक पेपर में मिनिमम 5 स्कोर करना है. जो जितने पेपर में मैंने 5 से ज्यादा स्कोर किया होगा उतने ही पेपर में मैंने 30% से ज्यादा स्कोर किया. कितने पेपर हैं सर? 5 से ज्यादा सर, 5 से ज्यादा सर, 5 से ज्यादा. कितने पेपर? 3. ऑप्शन नंबर बी सवाल खूबसूरत सही करके देख लो. मैं और एक बार बताने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं. आप लोग बस शांति से गहरी सांस अंदर लो और एक बार मुझे नन ऑफ दिस ऐसी होगा, नन ऑफ दिस ऐसी होगा. क्या हो गया? 5 कैसे इंक्लूड कर लोगे भाई? उसने स्ट्रिक्टली क्या कहा है भाई? जल्दी से बताओ. मोर देन. एंड दिस 5 मार्क्स इज एग्जैक्टली 30%. मुझे वो नहीं चाहिए. मोर देन 30%. उससे ज्यादा. ठीक है? 8 5 6 2 3 7 8 5 6 2 3 7. क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मैंने 100/6 नहीं, मैं उससे पहले भी रिपीट करना चाह रहा हूं. मैंने यहां पे टोटल ऐड किया तो मेरे कितने पार्ट्स के मार्क्स आए? मेरे 31 पार्ट्स के मार्क्स आए. यहां तक बात साफ. और एग्रीगेट मेरा 31% है. क्या यहां तक बात साफ है? सबसे पहले मैं इस 31% के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं. 31% के दो मतलब निकल के आते हैं. 31% के एक मतलब निकल के आता है 31/100. एग्री करोगे? 31/100. और दूसरा मतलब निकल के आता है कि ये अगर एग्रीगेट है तो ये मेरा टोटल मार्क्स स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ ऑल पेपर. ये सारे पेपर का एग्रीगेट है भाई लोग. सारे पेपर अगर 100 मार्क के मिला के होते तो उसमें मैंने सारे पेपर में मिला के 31 रखा होगा. यही मेरा बात है.
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इसको मैं इसके साथ रिलेट करूँगा कि अगर ये 31 पार्ट्स है, तो 100 पार्ट्स होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस हिसाब से मेरे टोटल सारे पेपर्स को मिला के 100 पार्ट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ सर बताओ। अगर मैंने 4 पेपर दिए होते और टोटल 4 पेपर मिला के मैंने 100 मार्क का पेपर दिया है, तो हर एक पेपर कितने मार्क्स के होते? 25 करते हैं ना? कितना आसानी से क्यों कर पाते? क्योंकि 100 बटे में 4 आसान आता। लेकिन यहीं पे वही चीज़ है कि मैंने जो टोटल 100 पार्ट्स मार्क्स के एग्जामिनेशन दिए, वो कितने पेपर दिए हैं? मैंने 6 पेपर दिए हैं और हर एक पेपर का जो मैक्सिमम मार्क है, वो बराबर है। मतलब ईच पेपर इज ऑफ 100/6 मार्क्स। एग्री करोगे? ईच पेपर इज 100/6 मार्क्स। और अगर मुझे हर पेपर 100/6 मार्क्स का मिल गया है, तो मुझे एक सवाल का उत्तर दो कि उसने मुझे पूछा कि कितने पेपर्स में मैंने 30% से ज्यादा स्कोर किया है। तो अगर मेरा एक एक पेपर इतने मार्क्स का है, तो उसने 30% स्कोर करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? तो 30% कितना है? 5 पार्ट। तो जिस जिस पेपर में मैंने 5 पार्ट से ऊपर मार्क्स स्कोर किया होगा, उन्हीं उन्हीं पेपर में मैंने 30% से ज्यादा स्कोर किया होगा। कौन है वो पेपर? ये है और ये है। तो आंसर आपका यही आ गया। दूसरा, अगला सवाल। अगला सवाल। कोई बढ़िया-बढ़िया सवाल है। आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसको भूख लगेगा वो या तो क्लास के बीच में भी खा सकता है या तो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकता है, ठीक है? जिसको नींद लगेगा वो बीच में सो सकता है, ठीक है? वो मैंगो की तरह जिसको जो खाना है, किसको नहीं खाना, जो करना है कर लेना, ठीक है? मुझे ना रोकना आज। सर कभी-कभी सेल्फ डाउट होने लगता है, सब क्वेश्चंस बना रहे हैं और हम क्वेश्चंस ही पढ़ रहे हैं। अरे नहीं यार, ऐसा होता है लर्निंग स्टेज में ऐसा होता है। भूख नींद सब उड़ गया ये सवाल देखकर सर। अरे आगे तो अभी सवाल तो स्टार्ट हुए हैं ना भाई। आज मजा आएगा। आज वैसे भी मंडे है। खाने के लिए किसी के घर में ऐसा भी कुछ अच्छा नहीं बना होगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है? नहीं ना? वेज ही होगा। चिकन बनता है, नहीं मंडे झूठ बोलते हो। ठीक है। चलो फिश बना अरे सही में खा लेते हो क्या? वो जो गोटा फैक्ट्री नहीं देखे हो? तुम अमीर लोग किसी भी दिन केक खा लेते हो क्या? उसी टाइप का फील आ रहा है। तुम अमीर लोग किसी भी दिन नॉनवेज खा लेते हो क्या? चलो। हम्म, वेज भी अच्छा होता है सर। अरे यू आर गुड कॉन्सेप्ट। आई विल कम टू यू। वेरी चालाक ब्रो। चालाक, बहुत चालाक। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सर मैंने कहा विराट prepares a budget to visit New York. ठीक है. However, he spends 12% of his budget on the first 10% days of his travel when he stays in the city. He knows that he has to spend another 35% of days in city itself, after which he would travel to the countryside. What should be the minimum decrease in spending per day in countryside as a percentage of his spending in city per day so as to complete his travel on the initial budget itself? क्या इस तरीके के सवाल हमें बहुत बार प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में देखने के लिए मिलते हैं कि मैंने इतने सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस बेच दिया तो ये हो गया तो मिनिमम कितने परसेंट का प्रॉफिट सुने हो कभी क्वेश्चन में ऐसा टाइप का तो वहां का जो
स्टार्टिंग अप्रोच होता है, वो स्टार्टिंग अप्रोच मैंने पढ़ा है। वो आपको आप 2 चीज़ें ले लो, एक क्वांटिटी करते हैं इसको। सर मैंने कहा हाँ। विराट prepares a budget to visit New York. ठीक है। However, he spends 12% of his budget on the first 10% days of his travel when he stays in the city. He knows that he has to spend another 35% of days in city itself, after which he would travel to the countryside. What should be the minimum decrease in spending per day in countryside as a percentage of his spending in city per day so as to complete his travel on the initial budget itself? क्या इस तरीके के सवाल हमें बहुत बार प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में देखने के लिए मिलते हैं कि मैंने इतने सामान को इतने परसेंट के प्रॉफिट लॉस में बेच दिया तो ये हो गया तो मिनिमम कितने परसेंट का प्रॉफिट सुने हो कभी क्वेश्चन में ऐसा टाइप का तो वहां का जो स्टार्टिंग अप्रोच होता है वो स्टार्टिंग अप्रोच मैंने पढ़ाया हुआ आपको आप 2 चीजें ले लो एक क्वांटिटी एक प्राइस 100 करके लेके चल सकते हो सिमिलरली यहां पे मैंने मान लिया कि डेज पे मुझे सपोज 100 दिन तक रहना है क्योंकि इसका परसेंटेज आसान होता है और मैंने रुपीस भी अपने साथ कितना लेके गया 100 यहां तक मेरा कितना अजम्पशन आप लोग मान सकते हो आसान मान लिया सबसे पहले हमने गुजारे कितने दिन सर 10% दे दिया यानी कि 10 दे दिया और खर्चा कितना हुआ सर खर्चा हुआ हमारा 12% ना यहाँ तक बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सवाल क्लियर अब बस इस लैंग्वेज को पॉइंट को अच्छे से समझना उसको पता है कि वो अगले 35% दिन जो है वो सिटी में ही रहने वाला है अब 35% मतलब 35 दिन उसने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि रिमेनिंग का कि तुम 90 का 35% निकालेंगे तो पहले तो जो लोग 90 का 35% निकाल रहे हैं तब आओ उसने कभी कहा ही नहीं वो अनदर 35 कह रहा है रिमेनिंग का 35 में क्या रहा अपने पॉइंट को समझ रहे हो और 35% दिन यानी कि पूरे सौ का और 35% 35 लैंग्वेज को क्लैरिफाई करना तो अब ये 35 दिन और सिटी में ही गुजारने वाला है उसके बाद वो कंट्री साइड जाएगा और आपको जो आपके स्पेंडिंग पर डे जो पर डे का स्पेंडिंग है उसको डिक्रीज करने का अनुमति मिला वो कब मिला जब आप कंट्री साइड में जाओगे तभी आप अपने स्पेंडिंग को थोड़ा कम कर सकते हो और वो भी उसने क्या पूछा मिनिमम डिक्रीज डू यू नो व्हाई इट हैव बीन रिटन मिनिमम डिक्रीज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं अब अगर मैं सिटी में अपने स्पेंडिंग को कम नहीं कर सकता तो क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो क्या सर अगर 10 12 के बराबर है तो 35 दिनों में खर्चा कितने का होगा यूनिट तो लगा ही सकते हो कितना आया ये वाला 5 में काटो 7 5 में काटो 2 4 ये बैलेंस तो क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूं कि पूरे के पूरे अभी तक जो हमने 45 डेज स्पेंड किए हैं हमारे कितने खर्चे हो चुके हैं 54 यहां तक किचन एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है इसके बाद में अभी कहां जाने वाला हूं इसके बाद अभी मैं कंट्री साइड जाने वाला हूं इसके बाद में अभी कंट्री साइड जाने वाला हूं और कंट्री साइड में मेरा जो है मेरा कितने दिन स्पेंड करना है अगर मैंने 100 दिन अज्यूम करके लिया था तो अब मुझे कंट्री साइड में 55 दिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे पास इस 55 दिन के लिए कितने का रेवेन्यू बचा हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो 54 का रेवेन्यू खर्चा करने के बाद मेरे पास 46 का रेवेन्यू बचा हुआ है बट उसने एक चीज कहा था जिसकी वजह से हमारे सारे कंट्रोवर्सी दूर हो गए अब अगर मैं कंट्री साइड में अपना खर्चा रोक सकता हूं कोई बोलेगा नहीं मैं 20 दिन में घूम लूंगा तो मतलब 20 रुपए में घूम लूंगा कोई बोलेगा मैं 25 में घूम लूंगा कोई बोलेगा मैं 30 रुपए में घूम लूंगा ऐसे बोल सकते हो आप लोग लेकिन उसने उस पॉइंट को रोक दिया कैसे मिनिमम डिक्रीज इन स्पेंडिंग जानते हो आप सबसे कम परसेंटेज डिक्रीज कब कर सकते हो जब आप पूरी कोशिश के साथ जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर सकते हो क्या ये पॉइंट क्लियर है मैं आपको समझा नहीं पा रहा और एक सेकंड पानी पी के इस पॉइंट समझा रहा मैं समझा नहीं पा रहा मैं बता रहा हूं टेंशन ले रहे हो क्या आपके पास अभी 46 बचा है बस इतना हाँ या ना जवाब और नियम के अनुसार अगर आप देखोगे तो आपका एक माइनॉरिटी हिस्सा का समय खत्म हुआ है और एक मेजॉरिटी हिस्सा का पैसा खत्म हो चुका है इतना तो कॉमन सेंस है एक माइनॉरिटी हिस्सा का दिन लेकिन एक मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर हो चुका है तो इतना तो कंफर्म है कि मुझे अभी पैसा कम ही करने पड़ेंगे स्पेंड ये तो मुझे पता है अब आपके पास अगर 46 बचा है तो हो सकता था कोई बोलेगा कि नहीं मैं 20 में खर्चा कर दूंगा मैं 30 में खर्चा करके ले लूंगा मैं 40 खर्चा कर दूंगा मैं 46 खर्चा कर लूंगा आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आएंगे बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं हां सर पूछो आपका जो भी स्पेंडिंग था जो भी उससे जब आप 20 को स्पेंड करोगे
जो भी स्पेंडिंग था उससे अगर आप 30 को स्पेंडिंग को लाओगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज डिक्रीज इसको अगर मैं एक्स के नाम से संबोधित कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज डिक्रीज को वाई के नाम से संबोधित कर रहा हूँ तो क्या मुझे आप इतना बता सकते हो कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन क्या होगा? बस इतना बता दो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन बस इतना बता दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अरे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। वाई बड़ा कैसे होगा? एक्स बड़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे एक छोटा सा चीज को कैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि 40 है ये भी 40 है, मान लेता हूँ, आप कुछ भी नंबर डाल के देख सकते थे, आपके पास समय था, लेकिन आपने नहीं किया। तो यहाँ पे आप 20 कम कर रहे हो 40 के ऊपर, तो ये कितना परसेंट आता? 50%। लेकिन यहाँ पे आप 10 कम कर रहे हो 40 पे, तो ये कितना परसेंट आता? 25%। आप मेरे पॉइंट को समझे? आप जितना कम खर्चे करने के ऊपर रहोगे, आप जितना कम खर्चे करने पे रहोगे, उतना आपका परसेंटेज रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। और उसने आपको कहा कि आपका परसेंटेज डिक्रीज क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज डिक्रीज। यानी कि मिनिमम परसेंटेज डिक्रीज करने के लिए मैं जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है उसी को स्पेंड कर दूंगा। मतलब जो मेरा आपका यूजुअल खर्चा होना चाहिए उससे मैं अपना सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मेरे पास बचा है पैसा उसको अगर खर्चा कर लूं तो काम खत्म। मतलब बात साहब, आपको 55 दिनों में पूरे के पूरे 46 रुपीस स्पेंड करने ही करने हैं। अब उसने कहा कि आपका पर डे स्पेंडिंग कितने परसेंट से कम हुआ है ना? मेरा सवाल नंबर 1, क्या बता सकते हो कि आपका एक दिन का स्पेंडिंग कितना था? सर 54/45। क्या ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? वो कटेगा, मुझे पता है सबको। अभी आपका पर डे स्पेंडिंग कितना है? सर 46/55। मैंने कहा पहले परसेंटेज निकालने के लिए रेशियो निकाल लेते हैं। सर रेशियो निकाल लेते हैं। मैंने कहा जब मैंने रेशियो निकाला तो मैंने क्या देखा? सर 9 में काटा 5, 9 में काटा 6, 5 में काटा 11, 2 में काटा 3, 2 में काटा 23 और ये हो जाएगा आपके पास 33:23। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये आपका ओरिजिनल स्पेंडिंग था ना? अब आपका जो स्पेंडिंग है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है वही देखना है। परसेंटेज बेस कैसे निकालते हैं? क्लास फॉलो की रेगुलरली। डिफरेंस यानी कि 10 डिवाइडेड बाय लार्जर वैल्यू, बड़ा वैल्यू यानी कि 33 इनटू 100। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि 1/33 जो होता है वो 3.03 होता है? आप में से कितने लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो अभी बता देता हूं, ये याद रखना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 1/33 3.03 होता है। सर ये आपको बताना चाहिए था। मैंने कहा इनडायरेक्टली बता रहा है। सर इनडायरेक्टली मैंने कहा सर कैसे? आपको पता है 1/11 कितना होता है? सर ये तो 9.09 होता है। अगर मैं इसका 1/3 कर दूं तो इसका भी 1/3 करना होगा, जिसके चलते 1/33 3.03। तो मतलब पढ़ाया तो सब गया, आप चीट नहीं कर सकते। आपको कोई चीज डायरेक्टली बताऊंगा, कोई चीज इनडायरेक्टली, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन सर 1/33 अगर 3.03 तो 10/33 कितना होगा? मैंने कहा इसका 10 गुना है ना, डेसिमल शिफ्ट करो, उसी मजे में खत्म कर। आ गया। I'm taking offline classes of this course, sir, DI का कोर्स अप्रॉक्स कब तक है? मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? मैं आप लोगों को बताऊंगा उस चीज के बारे में। तो यहाँ पे इस सवाल में आपको क्या करना था? मुझे ये पॉइंट समझाना था। अगर आप इस पॉइंट को भी हटा दोगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। जैसे कि आपने पहले कितने दिनों में 45 दिनों में 54 रुपए खर्चा कर दिए। अब मैक्स टू मैक्स अगले 55 दिनों में मैक्स टू मैक्स कितना खर्चा कर सकते हो? अपने बजट के अंदर रहने के लिए 46 खर्चा कर सकते हैं। तो जो पर डे स्पेंडिंग आपका पहले हो रहा था और जो पर डे स्पेंडिंग आपका अब हो रहा है उसमें परसेंटेज चेंज कितने का नहीं था? सवाल। अगले सवाल पे चले। एक और बेहतरीन सवाल है। ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा, थोड़ी देर बाद करवाऊंगा। क्यों? ये लास्ट में करवाऊंगा जितने लोग, क्योंकि ये होमवर्क में आपको याद है कल के सेशन का, ये होमवर्क मतलब जो लास्ट सेशन का ये होमवर्क था। तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने ट्राई दिया होगा वो बोर हो जाएंगे, तो इसको मैं लास्ट में करवा के जाऊंगा, ठीक है? अब नए फ्रेश क्वेश्चन पहले कर लो एक बार। अगर मैक्सिमम पूछा होता, हां अगर मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज तो वो तो जीरो ही स्पेंडिंग हो जाता ना, लेकिन वैसे पूछेगा नहीं। अच्छा चलो सर, ऑप्शन में 30.3% था तो हां, अरे डाउट है क्या? ये लो, ये डीपी में था, ये वाला कौन सा वाला दिया आपको? ये वाला। तो फिर तो बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास डीपी में। वाह! ये बड़ा खूबसूरत सवाल है यार, देखो इसमें मजा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बार ट्राई करो। भाई जितना डीपी दिया है ना उतना कर लोगे, आपका परसेंटेज का डर खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन जब करने में हिचकिचाना मत, ठीक है? शेम मत फील करना। एक बार सवाल को शांति से सभी लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज आप लोगों को 4 बजे क्लास है। सॉल्यूशन मेरे नहीं है, वहां पे डीपी में मेरा सॉल्यूशन नहीं है। एक डाउट था डीपी, वो तो मैं लूंगा वेडनेसडे को। डीपी आपको मेरे प्रोफाइल पे, मेरे आप मेरे प्रोफाइल पे चले जाइएगा, आप मेरे कम्युनिटी वहां पे ऑप्शन है, कम्युनिटी पे जाइएगा, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे डीपी 1 2 3 4 5 करके, ठीक है? मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा, मेरे कम्युनिटी पे जाइएगा, वहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा पहले। से पहले आपका काम बनना चाहिए, नहीं उसके बाद जाए डीपी पे। पहले तो फॉलो कर लीजिएगा, अरे फॉलो करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? चलो। इन द ईयर 2014 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 30,000। क्या आपने एक चीज फील किया कि साल 2014 में जो आपका पॉपुलेशन है वो कितना है? बहुत खूबसूरत सवाल, 30,000। The population of the city increased in 2015, 16, 17 by a constant number. साल 2015 तक, साल 2016 तक और साल 2017 तक ये कांस्टेंट नंबर से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है सर? साल 2018 में आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया 20% से ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब 17 से जब 18 गया तो ये चीज 20% से बढ़ गया, ठीक है सर? आपका और फिर आपका पॉपुलेशन जो है वो 27,600 ज्यादा हो गया आपके साल 2014 के हिसाब से। इससे अगर सच में 27,600 ज्यादा हो गया तो क्या ये 57,600 बन गया है? हाँ सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ सर पूछो। 20% बढ़ना मतलब 5 से 6 बनना होता है? हाँ सर। अगर 6 पार्ट इतना होता है तो एक पार्ट कितना सर? 6 9 14 और ये 36 यानी कि 9,600। तो ये 5 पार्ट कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 48,000। क्या यहाँ तक आप लोग सभी लोग पहुंच गए मेरे साथ कि साल 2017 के एंड में जो पॉपुलेशन होगा वो 48,000 होगा, तभी जाके अगर वो 20% बढ़ेगा तो 57,600 बनेगा और
कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा कि साल 2014 के कंपैरिजन में 27,600 ज्यादा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। अगर आपका यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या कहोगे? सर यहाँ से यहाँ 18,000 इंक्रीज किया है। मैंने कहा सुनो, मैंने सुना है कि कांस्टेंट नंबर से बढ़ता है। यहाँ पे लिखा है ना भाई, ये कांस्टेंट नंबर, अगर उसने कांस्टेंट रेट दिया होता, आप मेरी बात को सुन रहे हो, कांस्टेंट रेट दिया होता तो रेट किसको इंडिकेट करता था? द परसेंटेज वैल्यू, द परसेंटेज वैल्यू। बट उसने कांस्टेंट नंबर कहा, मतलब साल 2015 तक जितना बढ़ा यहाँ उतना बढ़ा, यहाँ उतना बढ़ा। 18,000 अगर 3 बार बराबर बराबर बढ़ा होगा तो 6,000 बढ़ा होगा। हाँ सर 6,000 बढ़ा होगा। अगर 6,000 बढ़ा है तो अब उसने क्या सवाल में पूछा? उसने पूछा मुझे रेशियो बताओ द परसेंटेज इंक्रीज, ये परसेंटेज इंक्रीज की बात की जा रही है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ओवर द प्रीवियस ईयर इन द ईयर 2015 टू दैट इन द ईयर 2017 ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब साल 2015 में 14 के मुताबिक कितना परसेंट बढ़ा और 17 में 16 के मुताबिक कितना परसेंट बढ़ा। यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू भी ना लोगे तो भी चलेगा। सर कैसे? आप मुझे बताओ कि साल 2015 तक आते आते ये 6,000 बढ़ा 30,000 के ऊपर। आप सभी को पता है कि ये 20% एग्री करोगे, लेकिन ऐसा करो क्योंकि इसी परसेंटेज का मुझे फिर से परसेंटेज एस्टैब्लिश करना पड़ता है। मैं रेशियो निकालूंगा किसके साथ? साल 2017 में जो 48,000 हुआ होगा 6,000 बढ़ के क्या हुआ 42,000 पे हुआ होगा। हां सर, तो 6,000 जो बढ़ा वो 42,000 पे बढ़ा। हां सर, 6,000 जो बढ़ा वो 42,000। सर मैंने कहा परसेंटेज के लिए इनटू 100 होता है ना। मैंने कहा बेवकूफ इंसान, रेशियो में क्या 100 क्या आदमी। ओके सर, तो जो रेशियो है वो कितना आ गया? सर ये कट गया इसके साथ 000 6 में काटा 5 6 में काटा 7 30 क्रॉस 7 अनुपात 5। क्या ये चीज? और ये खूबसूरत सा कांसेप्ट आप सभी के जहन में घुस गया। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके के कांसेप्ट से आपको रिक्वायरमेंट मिलते हैं जब बात आती है मेंस की। ठीक है, क्लियर? पावर कट हो गया। अरे उसको थोड़ा रिवाइंड देखिएगा थोड़ा प्लीज। सवाल पे आते हैं एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है, एक बार प्लीज। आपका पॉपुलेशन कितना था? आपका पॉपुलेशन 2014 में सर 36,000 क्यों नहीं लिया? 36,000 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप सवाल को सही से पढ़ोगे उसने कहा कि 2015 साल 2015 में कितना परसेंट बढ़ा एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। मतलब परसेंटेज कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? 15 में जो बढ़ा 14 के कंपैरिजन में, तो 6,000 बढ़ा 30,000 के ऊपर। और 17 में कितना बढ़ा? 16 के कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर, तो 6,000 बढ़ा 42 के ऊपर। ये नहीं कि 42 के ऊपर, तो उसके प्रीवियस के कंपैरिजन में था इसीलिए। ठीक है, इसको थोड़ा अगर देख लोगे तो अच्छी बात है। और भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा क्या करें? अरे दीपिका जी ने ओके कहा, गॉड ब्लेस यू यार। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करो, जरूर से नौकरी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, और है चीजें चल रहे हैं चलने दो यूनिवर्सिटी। इसको बस एक बार पढ़ेंगे, दो बार नहीं, इसको बस एक बार पढ़ेंगे सभी लोग। वेबसाइट में डीपीपी कहां मिलती है? गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। आपको एक बाई साइड में सेल्फ स्टडी में एक प्रैक्टिस ऑप्शन दिख रहा होगा। जहां प्रैक्टिस वहां ये प्रैक्टिस ओपन क्यों नहीं हो रहा? हां ओपन हुआ। अब वहीं तो सब कुछ है, प्रैक्टिस पे एजुकेशन परसेंटेज एडवांस कॉन्सेप्ट सब कुछ तो वहीं पे है भाई। अब अगर आप सारे एजुकेटर को फॉलो करते हो, सारे के सारे देखोगे तो उसमें तो मेरा नीचे चला आएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए चाहे इंस्टा हो या अनअकैडमी, लिमिटेड लोगों को फॉलो करो ताकि उनके रील्स मिस ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो जरूरत वाले रील्स मिस हो जाएंगे और अजीबोगरीब रील्स देखते रह जाओगे आप लोग। ठीक है, फॉलो भी करो। चलो स्टार्ट करें। बाय करो 675। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सर मैंने कहा आपके दो टैक्स स्लैब्स हैं इनकम टैक्स के। मैंने कहा अच्छा 10% टैक्स ऑन होल इनकम फॉर इनकम अप टू 3 लाख। अगर आप 3 लाख तक इनकम कर रहे हो तो आपके पूरे इनकम पे 10% का टैक्स लगेगा। 15% टैक्स ऑन होल इनकम, 15% का टैक्स आपके पूरे इनकम पे लगेगा। अगर आपका इनकम 3 लाख से ज्यादा, मतलब अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आपका 15% लगेगा इनकम टैक्स, 7 लाख कमा रहे हो तो पूरे पे 15%। इस तरीके का चलेगा। अरुण ने ट्राई टू इवेड टैक्स, इवेड मतलब छुपाया होगा टैक्स बाय हाइडिंग सम ऑफ द इनकम। अपने कुछ इनकम को छिपा के उसने क्या किया? टू फॉल इन द 10% टैक्स। हां, उसने देखा कि भाई साहब 3 लाख तक 10% का टैक्स है, मेरा 4 लाख का अर्निंग हो रहा है, मुझे 15% देना पड़ेगा, क्यों ना मैं कुछ छुपा के 3 लाख के अंदर ले आऊं अपने सैलरी को, 10% का टैक्स देके बच जाऊं। तो उसने कुछ ऐसा ही किया और 10% के टैक्स स्लैब पे वो चला आया। द अमाउंट, ये क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? हाइड या हिड, जो भी हाइड बाय अरुण इज 49 ऑफ द ओरिजिनल टैक्सेबल इनकम। जो अमाउंट उसने छिपाया है ना वो 49 है अपने ओरिजिनल टैक्सेबल इनकम का। मतलब अगर उसका ओरिजिनल इनकम, मैं आपसे बस इस 49 के बारे में पूछना चाहता हूं, अगर उसका ओरिजिनल इनकम जल्दी से बताओ 9 पार्ट का है तो उसने छुपाया कितना? बस इतना बताओ। 4। तो उसने शो कितना किया? 5। इतना तक क्लियर है? बस इतना तक क्लियर है। अरुण पेड ₹25,000 एज टैक्स। क्या आप मेरी बात का उत्तर दे सकते हो? उसने छुपा के अपने आप को 10% के टैक्स स्लैब में ले लिया ना, और 10% के टैक्स स्लैब में उसने 10% का जो टैक्स दिया वो 25,000। अब 10% अगर 25,000 है तो उसने अपने सैलरी को शो कितना किया होगा? 2.5 लाख। अरे हां या ना? अगर उसका 2.5 लाख उसने शो किया है तो उसका ओरिजिनल कितना होगा? सर एक पार्ट हमारे पास 50,000, तो 4,50,000 उसका ओरिजिनल इनकम होगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ टैक्स ही हैड टू पे? अगर उसको ओरिजिनल टैक्स देना होता तो उसको कितना देना पड़ता? इसी इनकम के ऊपर 15% परसेंटेज के साथ। 2 जीरो काटे 450 और 2 2 5 शून्य, 6 7 5 शून्य और उसमें 2 शून्य। भाई साहब कितने शून्य? ओ नहीं, उसमें 1 शून्य। हां 6 7 5 शून्य में 1 शून्य, सॉरी
ऑप्शन नंबर सी कर सकते हो। बड़ा आसान सवाल है यार, ऐसा भी कुछ नहीं था, बस हाइट था इसका। इस सवाल को करेंगे सर। अरे यार सभी सर भाई आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण सर 10% इंटैक्ट रख के होगा। इंटैक्ट मतलब शून्य ही टेंशन की जगह हाँ शून्य है 3 लाख और 1.5 लाख डिवाइड होगा ना। क्यों? क्योंकि आप टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहे हो। हमेशा सिद्धांत एक चीज याद रखिएगा, हम घर से जब नॉलेज लेके जाते हैं जो कि अच्छा है, वो जनरल अवेयरनेस में लगाना है, क्वांट नहीं। उसने एक चीज कहा था क्या 10% टैक्स ऑन होल इनकम, एग्री करोगे? सुनो मेरी बात। एंड 15% टैक्स ऑन होल इनकम, उसने वो बाइफिकेशन बताया ही नहीं था। तो मैं नहीं समझाऊंगा 2.5 लाख कैसे आया? अरे अगर आप 10% का टैक्स दे रहे हो, आप कॉमन आइडिया, आप 10% का टैक्स दे रहे हो और आप 25,000 का टैक्स दे रहे हो, तो आप जो पूरे के पूरे पैसों के ऊपर टैक्स दिया होगा 100%, वो इसका 10 गुना तो होगा क्या रे? ध्यान 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 इस क्वेश्चन को करो। वो यहाँ पे सोच के कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रीतम भाई, हमें तो डायरेक्ट था। सर सेल्फी देखा नहीं यार, इस बार तो नहीं जा पाया। जाएंगे इस वीकेंड पे, कुछ हो सके तो देखते हैं। ये लास्ट वीक तो मैं पूरा बाहर ही रहा आप लोगों का। एक बड़ा ब्यूटीफुल सा सवाल है, इस ब्यूटीफुल से सवाल के जवाब को हम देना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। Ratio between number of boys in college A to the difference in the number of boys and girls where boys is greater than girls in college B is 5:4 and the number of girls in college B is 20% less than that in college A. एक college A एक college B है, यहाँ पे boys है, girls, यहाँ भी आपके पास boys है और गर्ल्स। यहाँ तक बात सभी को मेरे ख्याल से साफ होगा। हाँ सर साफ। उसने पॉइंट कहा, उसने कहा कि जो आपके कॉलेज बी में लड़कियां हैं वो 20% कम है कॉलेज ए के लड़कियों से। 20% का मतलब 1/5, मतलब यहाँ की लड़कियां अगर 5x होंगी तो यहाँ की लड़कियां 4x। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आराम से शांति से खूबसूरत तरीके से। ओके सर आगे उसने कहा एक और पॉइंट, फाइंड द नंबर ऑफ, वो तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन उसने एक पॉइंट और कहा कि जो रेशियो है जो बॉयज है कॉलेज ए में, मतलब ये वाला, टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज बी, यानी कॉलेज बी के बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का रेशियो 5:4 है। क्या आपने एक चीज फील किया सर? क्या अगर इसको मैं 5y लूंगा तो इसको मुझे इस डिफरेंस को कितना लेना पड़ेगा? इस डिफरेंस को मुझे 4y लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने एक चीज फील किया, जो कॉलेज बी में बॉयज और गर्ल्स है वहां बॉयज का संख्या गर्ल्स से ज्यादा है। क्या आप मुझे इस बॉयज के बारे में आइडिया दे सकते हैं? सर दूंगा। मैंने कहा कैसे? सर अगर गर्ल्स 4x है और बॉयज से 4y ज्यादा तो ये 4x + 4y होगा। जितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर लड़कियां 30 होते और लड़के उससे 20 ज्यादा तो तुम क्या कहते? 50 ना, 30 + 20 वही चीज 4x + 4y जो भी। इतना तक तो सर पहुंच गए, लेकिन उसने मुझे कुछ और जानकारी दिया है। अच्छा मैंने कहा सर, उसने कहा कि नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज बी वो निकालो। सर मतलब वो मुझे चाहता है कि मैं ये वाला वैल्यू निकालूं, एग्री करोगे? और उसने मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए जो दिया वो 320 दिया, तो कॉलेज ए का टोटल जो दिया उसने 320 दिया। सर ये तो दो वेरिएबल्स है, मैं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा कभी-कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं करना भी बहुत कुछ करना होता है। 5 स्टार एडवर्टाइजमेंट देखे हो ना, कभी-कभार कुछ नहीं करना भी अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5y और 5x और 5y की बात करूं, 5x + 5y बॉयज और गर्ल्स के सम की, तो ये कितना होता है? सर ये 320। क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? 5 कट करने के बाद x + y कितना होगा? सर 5 से कट करेंगे तो 64। मैंने कहा जो वो पूछ रहा है लड़के कॉलेज बी का, वो तो मैंने सुना है 4x + 4y होता है, और 4x + 4y मतलब इसका 4 गुना, तो 64 का 4 गुना कितना होगा? 64 का 4 गुना तो 256 हो जाएगा। तो जो वो पूछ रहा था वो मैं निकाल सकता हूं, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं निकाल सकता शायद। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट ईच एंड एवरी डे क्लियर है। तो बस आपको शांति से जाना था, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था, क्वेश्चंस के आंसर्स निकालना था। अगले सवाल पे चलते हैं। लैंग्वेज में फंस गया। छुट्टी, अरे छुट्टी हो चुका है, बस मैंने बोला नहीं था। अब आप लोग सब लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ये भी मैं बताना भूल गया था, सॉरी। अभिमन्यु, डाउट क्लास वेंसडे है आप लोगों का? सर आज जाने का मन नहीं कर रहा। ये बस आज ने बड़ी अच्छी बात है, आज जाने की जिद ना करो। डी का सर आपने कितने सॉन्ग लिखे हैं? एक भी नहीं। चलो अभिमन्यु मंथली सैलरी इन 2014 में 38,000। अभिमन्यु का जो मंथली सैलरी साल 2014 में है वो 38,000 है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, उसके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उसका जो मंथली सैलरी है उसको पहले इंक्रीज कर दिया गया 10%, फिर उसको इंक्रीज कर दिया गया 20% साल 2015 और साल 2016 में। रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर के हिसाब से। Further, there was a provision of deducting 10% of the salary as tax if the salary crosses rupees 40,000 in a month. अगर उसका सैलरी 40,000 रुपए एक महीना बढ़ जाएगा, पर महीने से बढ़ जाएगा, तो उसके सैलरी को 10% डिडक्ट कर दिया जाएगा। Find the monthly salary of Abhimanyu in the year 2016 after deducting the tax.
बहुत से लोग अभी बी आ रहे हैं, पहले बी जा रहे थे, धीरे-धीरे सुधर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं, तो वक्त ही बताएगा। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर ये उसका साल 2014 का सैलरी मैंने सुना। मैंने कहा सर सबसे पहले 15 तक जाते-जाते ये सैलरी 10% बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ के ये 11/10 आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को कि साल 2015 तक ये सैलरी 10% बढ़ के इतना हो जाएगा? सर लेकिन मेरा एक शंका है। मैंने कहा तो बजाओ जाके। सर नहीं वो शंका नहीं, मेरा यहाँ पे डाउट है कि सर अगर ये 10% बढ़ जाएगा तो सर ये 40,000 के स्लैब को टच कर जाएगा। एग्री करोगे सभी लोग? सर ये 40 क्योंकि 3,800 का 10% है ना, तो इसके 40,000 के बैरियर को टच कर जाएगा। और सर अगर 40% के बैरियर को टच कर जाएगा तो नियम के अनुसार इसका जो सैलरी है वो 10% डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर हम किसी भी चीज को 10% डिडक्ट करेंगे तो उसका कितना परसेंट रह जाएगा? 90% रह जाएगा, यानी कि 9/10। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रुको 9/10 वालों। ये वो सैलरी है जो सैलरी उसको साल 2015 में मिलने वाला है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। एग्री? लेकिन उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि साल 2016 में टैक्स डिडक्शन में कितना हो रहा है? सर मैं कहता हूं ना इसको 20% बढ़ाता हूं। मैंने कहा कैसे बढ़ाओगे इसको 20%? ये तो उसका हाथ में आया हुआ सैलरी है। लेकिन तुम्हारा जो साल 2016 में एक्चुअल सैलरी बनता है, क्या उस बनते वक्त ये 10% को काटा गया होगा? नहीं, नहीं। समझो मेरी बात को। मतलब आपके सैलरी यहाँ पे 40,000 क्रॉस कर गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अपने को तो जाना है साल 2016 तक, और 2016 तक जाने के लिए मेरे को अपने सैलरी को और 20% बढ़ाना है, और 20% का मतलब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6/5। अब इसी सैलरी पे ये उसका अमाउंट है जो एक्चुअली बना है, लेकिन ये आपका अमाउंट 40% को एक्सीड कर चुका है, इसलिए इसके हाथ में जो आएगा वो 10% डिडक्ट करके इसका 90% 9/10 आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर है। कितना आया भाई लोग एक बार कमेंट करना इसी कैलकुलेशन के हिसाब से। डी 45144। चलो अर्नब भाई ने बोला कि अर्नब भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो। मैंने कहा कि आपके सैलरी को मैं पहले 25% बढ़ाऊंगा और फिर 20% बढ़ाऊंगा। जितने लोग नहीं समझे सबको समझा दो एक बार। जितने लोग नहीं समझे उनको समझा। आप लोग तो रुकना पड़ेगा, 1:45 तक रुकना पड़ेगा। मैं और कुछ नहीं कहता भाई, रुकना भी नहीं है, समझना भी है, सब कुछ तो एक ही साथ नहीं होगा ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका सैलरी मान लेते हैं 100,000। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछूं कि आपका महीने का सैलरी अगर 120 रुपए बन गए तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। आप मेरी बात को समझे, प्लीज ध्यान दो यहाँ। अगर आपके सैलरी 120 रुपीज टच करे तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। आप लोग क्या किए? आप लोगों ने 100 से अगले साल में अपनी सैलरी को 25% इंक्रीज करके 125 बना दिया। अब इसके ऊपर आपने अपना 10% का टैक्स कट कर दिया। अब आपको ये सैलरी मिल रहा है। अब ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा मैं आपको भी दिखा देता हूँ। दिस इज द सैलरी व्हाट यू गेट। एग्री? अरे थोड़ा बताओ कहां गए साहब? सही बोल रहा हूं तो कि अगर 100 का सैलरी 25% बढ़ के 125 हो गया, 10% का टैक्स कम हो गया, तो सैलरी यू गेट, यही है ना। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो अगला सैलरी 20% बढ़ेगा, क्या ये जो सैलरी आपको मिलता है उसका 20% बढ़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। उसका 20% बढ़ेगा? नहीं, कंपनी के हिसाब से तो कंपनी आपका 100 का सैलरी दे रहा था, कंपनी के हिसाब से आपका सैलरी अभी 125 है, तो कंपनी के हिसाब से जो आपका अगला सैलरी है वो 20% किसके ऊपर बढ़ेगा? 125 के ऊपर बढ़ेगा। 125 का 20% कितना होता है? 25, तो आपका सैलरी बनेगा 150। नो डाउट कि ये 120 का आंकड़ा टच करने के बाद अपना 10% काट के आपको देगा, जो कि कितना हो जाएगा? 135। आप इसको लेके यहाँ पे ये 112.5 के आपको कोई रिक्वायरमेंट है क्या भाई लोग? ये आपके हाथ में आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? नहीं, मुझे चाहिए कि कंपनी क्या दे रहा है। सर कंपनी ने 38,000 का मेरे सैलरी को 10% बढ़ा दिया था और ये स्लैब 40,000 के ऊपर क्रॉस कर गया था। मैंने अरे वही बोल रहा हूं अविनाश भाई, 112 पे ऊपर क्यों नहीं बढ़ेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये आपका क्या है? ग्रॉस। और ये क्या है? नेट। आप सारे क्लासेस नहीं किए इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो। The company always promises you to increase your salary on gross percent, gross salary. आपका कंपनी हमेशा आपके सैलरी को ग्रॉस बढ़ाएगा। कंपनी को नहीं फर्क पड़ता तुमने 112.5 मिल रहा है या तुम्हें 110 मिल रहा है। तुम बड़े नौकरी कर रहे हो तुम ज्यादा टैक्स दोगे, तुम छोटा नौकरी कर रहे हो छोटा टैक्स दोगे, तुम टैक्स छुपा दे रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कंपनी के हिसाब से तुम्हें 100 दिया जाना चाहिए था, कंपनी के हिसाब से 25% के बाद तुम्हें 125 दिया जाना चाहिए था, कंपनी 20% बढ़ा के 150। मतलब कंपनी जो आपको इंक्रीमेंट देता है वो हमेशा किसके ऊपर देता है? ग्रॉस पे देता है। और जो लोग नेट नहीं जानते उनको मैं क्या कहूं, उनको मैं कहूंगा कि नेट एक बार पढ़ लेना, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। तो दिस वाज द ग्रॉस सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 10%, दिस वाज योर ग्रॉस सैलरी। इससे अगर आप 10% रिड्यूस कर दोगे दैट विल बी योर नेट सैलरी, जो आपके बैंक अकाउंट में आया है। मुझे उससे मतलब नहीं, कंपनी ने इतना बना दिया था आपके सैलरी को, तो साल 2016 में कंपनी आपके सैलरी को और 20% बढ़ा के इतना बना देगा। अब तुम्हारा वो पैसा 40,000 से ऊपर जा रहा है तो 10% का टैक्स तुम काट के अपने हाथ में ये पैसा ले लेना। क्लियर? तो दो बार 90% 90% नहीं कीजिएगा, सिर्फ एक ही बार किया जाएगा। ठीक है? अगला सवाल, अरिथमेटिक आप इसी कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो। कल तो एक बहुत खूबसूरत दिन है, कल पता है कल का दिन बहुत खूबसूरत है। रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, चलो देखते हैं। और रेशियो शुरू हुआ ही नहीं, बच्चे इस सवाल का आंसर देने लगे। कितना आंसर जल्दी? एक आंसर आ रहा था, क्यों छुपा दिया बीच में? एक आंसर आ रहा था बीच में, मुझे देखने के लिए मिला था। कौन थे वो देने वाले? शिवानी जी थे देने वाले। शिवानी जी क्या सोच के दिए थे पहले मुझे बता दो जल्दी से। शिवानी जी सीरियसली आपसे बात कर रहा हूं। अरे बताओगे तभी तो मैं दूसरों को बता सकता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं।
अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा। इस क्वेश्चन में भी कुछ है अच्छा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज, देखो थोड़ा। The population of the respective cities was increased by the percentage in the ratio 2:3:1। आपके पॉपुलेशन जो बढ़ रहे हैं, वो जो परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, उसका रेशियो 2:3:1। What was the sum of the increase in the population of all the cities together? जो पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, वो कितना है सारे के सारे मिला के? आप में से कितने लोग ये कहना चाहते हो कि सर 2 1 2 3 5 1 6 6 पार्ट इंक्रीज किया होगा? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर टोटल यहाँ पे जो 6 पार्ट है वो 6 का मल्टीपल होगा। और 6 का इकलौता मल्टीपल यहाँ पे आपके पास कौन दिख रहा है? 30,000। तो सर वो आंसर होगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, This was not the direct numbers जो कि 2:3:1 के रेशियो में है। These are percentage values. For example, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि सपोज यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 30% है 2:3:1, यहाँ पे 10% है। आप कैसे कह सकते हो कि इनका सम हमेशा 6 का मल्टीपल हो? जैसे कि मैं मान सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 6,000 होगा, यहाँ पे 12,000 होगा और यहाँ पे मैंने इसको 11,000 कर दिया, खत्म हो गया तुम्हारा कहानी। कैसे? 1200, 360 या फिर 3,600 इसको 12,000 दिया और इसका 10% 100 या फिर 1,100। इसका सम 4,800, 5,900। क्या ये 6 का मल्टीपल आ रहा है? जल्दी से बताओ। नो। तो मतलब आपने यहाँ पे जो गलती कर रहा है वो आप समझ गए ना कि आपने परसेंटेज वैल्यूज को न्यूमेरिक वैल्यूज कंसीडर कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा? क्वेश्चन को मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। कुछ समझ में नहीं आया तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी तो लगेगा कि हाँ मैंने पैसा दिया था, पैसा वसूल हो रहा है। अगर कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पैसे तो वसूल नहीं हुए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सच में बोल रहा हूँ। मतलब मेरे सार्काज़म से आप लोग इतने डर गए कि हाँ बोलूं ना बोलूं। वो जो लक्ष्मण यादव वाला सीन उस टाइप का आपको फील आता होगा, ठीक है कि भाई साहब सुनो। In the beginning of 2017, the population of three cities, Bangalore, Chennai, Delhi, Bangalore, Chennai, Delhi, was in the ratio 3:5:7। क्या यहाँ तक each and every individual को clear है? हाँ सर। During the year 2017, साल 2017 के दौरान जो पॉपुलेशन है रेस्पेक्टिव सिटीज का वो इंक्रीज किया, जिस परसेंटेज से वो परसेंटेज आपस में क्या रेशियो रख रहे थे? वो परसेंटेज आपस में रेशियो रख रहे थे 2 3 1। क्या परसेंटेज? आई डोंट नो। इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 के बिगिनिंग मतलब ये इंक्रीमेंट होने के बाद जो दिल्ली का पॉपुलेशन है वो 7,000 ज्यादा है किससे? जो 2017 के बिगिनिंग में हुआ करता था। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली यहाँ से यहाँ आते आते 7,000 बढ़ चुका है। जल्दी से यहाँ पे बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, बस आप मत खोइए, बहुत खूबसूरत चीजें देखने के लिए मिलेंगी। 7,000 ठीक है, 7,000 आगे से। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2018, साल 2018 के शुरुआत के तौर पे जो रेशियो है पॉपुलेशन बैंगलोर और चेन्नई का वो 36:65 है। बैंगलोर और चेन्नई का यही तो। देन ड्यूरिंग द ईयर 2017 जो आपका सम ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज हुआ वो कितना है? वो पूछा गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हां सर पूछो। एक तो जैसे कि अनुज भाई कह रहे हैं कि नो नीड, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग चीजें। पहले मैं आपको एक बार बेसिक दिखा देता हूं कि आपको एक्चुअली इसका बेसिक कैसे लगाना है। एक बार मैं दिखा देता हूं, उसके बाद कुछ एडवांस मैं जरूर आपको करके दिखाऊंगा, पसंद होगा। पहले एक बार इसका बेसिक देखते हैं। क्या आपने देखा कि साल 2017 में जो बी यानी कि बेंगलोर और चेन्नई का आपका पॉपुलेशन वो 3 और 5 है? सर ऐसे लिखोगे? ऐसे लिखेंगे। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं क्या सर कि अगर ये 2x% से बढ़ा है तो ये 3x% से बढ़ा होगा? हां सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हां सर बताओ कि अगर ये 2x% और ये 3x% से बढ़ा है तो सर आपको किसी भी चीज को 2x%, मैं आपसे अगर पूछूं किसी चीज को मुझे 18% से बढ़ाना है तो उसका कितना परसेंट बन जाएगा? 118% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 23% से बढ़ाना है 123% बन जाएगा, 76% से बढ़ाना है 176% बन जाएगा। तो 2x% से बढ़ाने से कोई चीज 100 प्लस 2x% बन जाएगा। एग्री करोगे? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड सेम चीज जब पॉपुलेशन यहाँ पे आपका 3x%, इसका बेसिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 3x% से इंक्रीज हुआ तो ये 100 प्लस 3x% बन गया होगा। परसेंटेज को मैं बटे 100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इतना इतना बढ़ने के बाद जो साल 2018 में इनके बीच का रेशियो आएगा बढ़ने के बाद वो किस रेशियो में है? सर वो आपस में 36:63 का रेशियो है। सर वो चीज आपस में 36:63 का रेशियो है। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। मैंने कहा कुछ सॉल्व कर। हाँ सर। सबसे पहले क्या परसेंटेज के साथ कटा हुआ नजर आ गया, इसलिए मैंने बाई 100 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं सोचा था। 3 से काटोगे तो ये कितना बन जाएगा? 12। 5 से काटोगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 13। यहाँ पे मैं आपको एक और टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। सर क्या है टेक्निक? आपने एक चीज फील किया कि यहाँ पे भी 100 प्लस 2x है, यहाँ पे भी 100 प्लस 2x है। नहीं सर ये 100 प्लस 2x 100 प्लस 3x है। मैंने कहा नहीं 100 प्लस 2x। सर कैसे? एक एक्स्ट्रा भी तो है। मैंने कहा सही पकड़े हो। नीचे जो एक पार्ट एक्स्ट्रा है वो किसकी वजह से? एक x की वजह से। अगर एक पार्ट x है तो जो 12 पार्ट होगा वो क्या होगा? 12x होगा। अगर 100 प्लस 2x 12x है तो 10x आपका 100 और x आपका 10। ये टेक्निक आपको अगर इक्वेशन सॉल्विंग का आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो रेशियो पढ़ने का इंतजार कीजिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका। और अगर नहीं ये पसंद नहीं आया तो पूरा का पूरा आप लेके 300 प्लस 26x प्लस 1200x नहीं 1200x 1200 माइ ये प्लस हो जाएगा आपके पास कितना? 36x। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 100। मैं बोल रहा था भाई x इज इक्वल टू 10। आपको कुछ नहीं लिखना था, सीधा निकालना, वो तो मैं कल बताऊंगा आपको। x 10 आने के बाद क्या आप कंफर्म हो चुके हो कि आपका ये पॉपुलेशन कितने कितने परसेंट से बढ़े हैं? हां सर। मैंने कहा कितने कितने परसेंट बताना सर। मैं स्काई ब्लू में लिख रहा हूं, क्या ये आपका 20%, ये आपका 30% और ये आपका 10% बढ़ता नजर आया?
हाँ सर, ये हमारा 10% बढ़ता नज़र आ गया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, हाँ सर पूछूँ, कि आपके पास ये जो 10% इंक्रीज़ है, वो कितना है तो आप मुझे क्या कहोगे? 7,000 क्योंकि आपका जो डी का पॉपुलेशन है, वो इसी दौरान 10% इंक्रीज़ हुआ है और इसी दौरान 7,000 इंक्रीज़ हुआ है। अगर 10% 7,000 है, तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 70,000। आप अलग-अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। अगर मैं टेक्निक ट्रिक वाला चीज़ आगे दिखाऊँगा, तो अभी मैं बेवकूफ़ों वाला मेथड लगा दो एक बार बेवकूफ़ों वाला, कैसे? 7 पार्ट 70,000 तो 5 पार्ट 50,000 और 3 पार्ट आपका 30,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने-कितने बढ़े हैं, तो पहले अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो 30,000 का 20% क्या आप सभी ने देखा 6,000 बढ़ा? हाँ सर। 50,000 का 30% क्या आप सभी ने देखा 15,000? तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। और 7,000 का 10% अगर ये तो 7,000 था ही था ना। तो 15 प्लस 6 21 साथ ये टोटल कितना बढ़ गया? ये आपका बढ़ गया 28,000 से और 28,000 के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बेहतरीन खूबसूरत सही उत्तर हो जाएगा। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर अपन इसका थोड़ा एडवांस जाए तो इसका थोड़ा एडवांस हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान देना सभी लोग, ठीक है? ध्यान देना सभी लोग। ये छोटा भाई है, मतलब एडवांस का एक छोटा भाई। उसके बाद बड़े भाई के पास जाओगे, तभी जाके आप क्रोनोलॉजी पे जाओगे तो अच्छा लगेगा। सर एडवांस का छोटा भाई आप क्या कहना चाहते हो? ये आपके पास 3 5 7 था और आपको ये पकड़ में आ चुका है 20 30 10 आपको ये पकड़ में आ चुका है, मतलब मैंने सॉल्व फॉर एक्स किया है। मैंने सॉल्व फॉर एक्स किया है, रेशियो सॉल्व किया है। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सर? इन सब में एक जीरो लगा दें। सर इससे क्या होगा? 30 का 20% अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 6। 50 का 30% अगर मैं आपसे पूछूं तो 15। 70 का 10% अगर मैं आपसे पूछूं तो 7। तो टोटल पॉपुलेशन आपका जो बढ़ा है वो 28 पार्ट का बढ़ा है। सर ये 28 पार्ट में कैसे लाऊं? मैंने कहा बताऊं? हाँ सर बताओ। जो ये 70 का 10% 7 नहीं बना? हाँ हाँ सर। वही कितना है? सर वही 7,000 था सर, मुझे याद आया अभी। तो एक पार्ट कितने का चल रहा है? 1,000। तो अब बार-बार कैलकुलेशन ना करके उसके बाद से यही कर सकते थे। यहां तक बात साफ है। हाँ सर यहां तक बात साफ है। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां तक बात साफ है। हाँ सर। भाई साहब किसी भी चीज में परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए 2 जीरो रहना काफी अच्छा होता है। अब देखो यहाँ पे जब आपके पास 20 30 10 था तो 1 जीरो मिल चुका था, इसीलिए मैंने 1 जीरो लगाया, मैंने सब पढ़ाया। ऐसा कभी नहीं कह सकते मैंने बीच में टेक्निक बताया नहीं कि क्यों होता है, क्या होता है, रीजन के साथ मैंने आपको दिया जैसे कि नंबर स्मूथ कैलकुलेशन हो। अब अगर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि जीरोस नहीं है, तो क्या मैं अपने शुरुआती तौर पे इसको ये और इसको ये ले सकता हूँ? हाँ सर ले तो सकते हो। क्या मेरे पहले सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हो? सर क्या आप कहना क्या चाहते हो? आपका यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ वो परसेंटेज के साथ 2 जीरो कटने के बाद 6x का और 2 जीरो कटने के बाद 15x का और 2 जीरो कटने के बाद 7x का हो रहा है? अरे सर हाँ तो क्या आपका जो टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है वो 28x का हो रहा है? अरे हाँ सर, हाँ तो। जो 7x का इंक्रीमेंट है वो 7,000 सवाल के हिसाब से, अरे सर हाँ तो। सर क्या बात कर रहे हो? मतलब x 10 भी निकालना जरूरत नहीं है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो सर ये कब होगा? प्रैक्टिस के साथ। ये एक दिन में कभी नहीं होता। इन सब चीजों के लिए और ये ज्यादा चीज है आप जब रेशियो के साथ कनेक्ट करोगे, रेशियो के 4 लेक्चर्स आप जब अटेंड करोगे, तो जानते हो ना आपका परसेंटेज अभी तक मेरे मुंह से आप सुनोगे नहीं कि परसेंटेज खत्म हुआ। आज तक मैंने जितने भी क्लासेस पढ़े मैं कभी बोल भी नहीं पाता। क्योंकि परसेंटेज का कांसेप्ट है यार, वो कैसे खत्म हो जाएगा इतना जल्दी। अभी बाकी जो परसेंटेज का जो रिलेशन आपको समझना है वो कहां पे समझना है? वो समझना है आपको रेशियो में। तो ज्यादातर हमें फोकस करना अभी रेशियो में। तो रेशियो बड़ी मार है, हाँ, रेशियो बड़ी मार। ठीक है? तो यही क्या वेरी बढ़िया विशाल भाई। यही चीजें धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आज आप करें क्या इसको बाद में कभी रेशियो में चिपका देंगे आपको, ठीक है? रेशियो के जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे इसको चिपका देंगे, आप तब तक इस क्वेश्चन को होमवर्क कर लेना, ठीक है? आज आप लोग जाओ। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। काफ़ी स्लो एंड स्टडी में सारे क्वेश्चन्स को करने की पूरी कोशिश करवा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुँच जा पाए। और अगर क्लासेस आपको पसंद आ रहे होंगे तो कोर्स को रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो बस यही कह के आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अलविदा ले रहा हूँ आपसे। कल असली मज़ा आएगा क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 1 होगा। कल एक दिन में मज़ा नहीं आएगा। जब कल और परसों आप 2 क्लासेस अटेंड कर दोगे, जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन है, वो सैटिस्फैक्शन का जो मतलब हिसाब नहीं रहेगा, इतना मेरी तरफ से गारंटी आप लोगों को, ठीक है? तो ज़रूर से कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। शाम के 4 बजे आपका 120 बुक्स का जो गिव अवे वाला क्लास भी है, ज़रूर से आइएगा। एवरेज नहीं होगा, एवरेज होगा। सब कुछ एक के बाद एक होता है, ठीक है? हम एक साथ अगर 2-2 चैप्टर पढ़ाएँगे तो सब ऊपर से वीरू सर बुद्धि तो नहीं हो जाएँगे कि हाँ, बाई साइड एक लकीर खींच दे, यहाँ पे रेशियो और यहाँ पे एवरेज पढ़ाओ। तो एक-एक के बाद एक आएगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर लो, उसके बाद एवरेज आएगा, ठीक है? वो लकीर पढ़ मेरे पास टैलेंट है, आपको ही पता है। मैं 2-2 मार्कर लेके बस रेशियो एवरेज पढ़ा दूँगा। चैलेंज मत करना मुझे। ये आप लोग भी जानते हो कि ये बंदा तो कर ही देगा यार, ये कर लेगा यार। इसके साथ तो नहीं करना मुझे उंगली, इसको तो नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो कल स्टार्ट करते हैं रेशो से और कोर्स अगर रेट और रिव्यू नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। चलते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। 4 बजे मुलाकात करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू। लिसन, मुझे पता है आपके बहुत से डाउट्स भी होंगे। मैंने डाउट पहली बार बंद कर रखा है ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि कल मैं एक भी डाउट नहीं लेने वाला क्योंकि कल तो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो डाउट क्लियरिंग सेशन वेडनेसडे को है आप लोगों का, ठीक है? ये मैं बता के जा रहा हूँ आपको। और वो पूरा 2 घंटे वाला डाउट क्लियरिंग होगा। आराम से हम लोग इत्मीनान से सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो चलता हूँ। टेक केयर, थैंक यू सो मच। 9 पे भी जल्दी स्टार्ट करेंगे साइन जी। बस अभी तो आया थोड़ा एक आध दिन रेस्ट के बाद न्यू मंथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू।